देखते हैं उससे बहुत दर्द होता है लेकिन उसे संभालती है। जियोचे जुआन उसे कहता है कि हाँ जीत तो चलती रहती है मगर तुम इतने खतरनाक अटैक क्यों कर रहे थे। जुआन कहता है कि सोर्स की आंखें नहीं होती, पंच और किस को रोका नहीं जा सकता। मतलब सोर्स किसी को देखकर अटैक नहीं करती, भले सामने कोई भी हो वो सबको काट देती है। इसी तरह गुस्सा आने पर पंच और किस को रोका नहीं जा सकता। जब एक्सपीरियंस और कंपटीशन की बात आती है तो मैं अपने आप को फाइट करने से नहीं रोक सकता। वो खुद इतना कमजोर है और तुम मुझे दोष दे रहे हो। सब लोग जुआन यू की बात से सहमत होते हैं। जियोचे कहता है कि सोर्ड की आंखें नहीं होती, पंच और किस को रोका नहीं जा सकता। तुम अपनी इस बात को हमेशा याद रखना। जियोचे लेन और युआनबा को साइड में भेज देता है। वो कहता है कि मेरा नाम यूनचे है और मैं जुआन रेजिडेंस का मेंबर हूँ। मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। मोली कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, पहले तुम अपनी रक्षा नहीं कर पाते थे और अब दूसरों के लिए फाइट कर रहे हो। जियोचे कहता है कि पहले मैं बस फाइट देखना चाहता था लेकिन इसने मेरी फैमिली और फ्रेंड्स को चोट पहुंचाई है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। जुआन यू हंसने लगता है। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे 3 बार टच कर लिया तो तुम ये फाइट जीत जाओगे। जियोचे अपनी पावर एक्टिवेट करके उस पर अटैक करता है। जुआन यू भी अपनी पावर एक्टिवेट करके उसे रोकने लगता है लेकिन जियोचे तेजी से उसके पीछे चला जाता है और जुआन यू को थप्पड़ मारकर दूर गिरा देता है जिससे उसे काफी दर्द होता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। जुआन यू उठकर कहता है कि मैंने तुम्हें जानबूझकर एक मौका दिया था ताकि तुम जिंदा रह सको मगर अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। जुआन यू अपने पावर एक्टिवेट करके जियोचे पर अटैक करने के लिए जाता है मगर जियोचे अपनी शैडो स्टार ऑफ गॉड स्किल की मदद से उसके पीछे चला जाता है। वो फिर से जुआन यू को थप्पड़ मारकर दूर फेंक देता है। एक एल्डर सिकोंग से पूछते हैं कि लड़का कौन है। वो कहते हैं कि मेरा स्टूडेंट है, इसका नाम यूनचे है, मैंने इसे आज ही रेजिडेंस ज्वाइन करवाया है। मेरा फैसला एकदम सही निकला। जुआन यू को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने पावर एक्टिवेट करता है जिससे उसका ऑरा बहुत पावरफुल था। मोली कहती है कि जुआन की सीन सेक्ट की हाईएस्ट नॉलेज पर्पस 1000 एल्यूजन हेड से इस मुंह में पर्पस पल्स अपने कोर में इकट्ठा होती है। अगर उसकी वेंस वाइब्रेट हुई तो उसकी वेंस तुरंत डैमेज हो जाएगी। जुआन यू जियोचे पर अटैक करता है। जियोचे अपनी शैडो स्टार गोड की मदद से तेजी से जुआन यू के चेस्ट को टच करता है और उसके पीछे जाकर उसे पंच मारता है जिससे जुआन यू दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। जुआन यू को संभालता है। वो जियोचे से कहता है कि हम यहाँ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो तुम इतने खतरनाक अटैक क्यों कर रहे हो। अगर इसे कुछ हो गया तो हमारे सेक्ट तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जियोचे कहता है कि आप कैसी बात कर रहे हैं, सोर्स की आंखें नहीं होती, पंच और किस को रोका नहीं जा सकता। जब एक्सपीरियंस और कंपटीशन की बात आती है तो मैं अपने आप को फाइट करने से नहीं रोक सकता। ये खुद बेकार है और तुम मुझे दोष दे रहे हो। ये वही बात थी जो जुआन यू ने जुआनबा को पीटने के बाद कही थी। इससे गुस्सा होकर जुआन यू लॉर्ड किंग से कहता है कि हम यहाँ आपको बधाई देने के लिए आए थे लेकिन आपका स्टूडेंट हमारे सेट की बेइज्जती कर रहा है। लॉर्ड किंग कहते हैं कि इसके लिए मुझे माफ कर देना। जुआन यू को ठीक करने में जो भी मेडिकल खर्च आएगा जुआन जिन्यू रेजिडेंस वो खर्चा उठाएगा। जियोचे कहता है कि इसने युआनबा को पूरी तरह घायल किया तब ये एक्सचेंज शेयर कर रहा था और जब मैंने इसे पीटा तो तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे सेट की बेइज्जती कर रहा हूँ। क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है। ये सुनकर लॉर्ड किंग सोचते हैं कि लड़का बातचीत करने में बहुत अच्छा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जुआन जिन्यू रेजिडेंस में ऐसा टैलेंटेड स्टूडेंट होगा। ये सातों सेट्स के घमंड को तोड़ रहा है। जियोचे कहता है कि आप बेटे सेट्स को जिन्यू रेजिडेंस से कंपेयर नहीं किया जा सकता लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्यू रेजिडेंस के स्टूडेंट कमजोर हैं जो लोगों की बेइज्जती करते हैं। एक दिन उसे उसका फल मिलता है। अगर तुम में से कोई भी इस बात को नहीं मानता तो आगे आओ और मुझसे बात करो। ये सब सुनकर यंग मास्टर जियो लियोचेंग सोचता है कि इस लड़के को क्या लगता है कि ये सब करने के बाद जुआन की सीन इसे ऐसे ही छोड़ देगा। इसे लगता है कि ये बहुत स्मार्ट है मगर ये बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। तभी यूनियन सेट का यान मिंग कहता है कि तुम बस अपनी किस्मत की वजह से इस फाइट को जीते हो फिर भी तुम इतना घमंड दिखा रहे हो। यानबा कहता है कि यान मिंग के फायर क्लास मूव बहुत खतरनाक है, इस बार बड़े भाई नहीं बच पाएंगे। मिंग कहता है कि मेरा नाम याद रखना क्योंकि अब तुम्हें हर रोज नाइट मेयर आएंगे। जियोचे कहता है कि तुम बस इतनी बकवास बातें क्यों करते हो। इससे मिंग को काफी गुस्सा आता है। वो अपनी यूनियन चेन टेक्निक से फायर स्नेक्स को एक्टिवेट करता है। वो फायर स्नेक से जियोचे पर
अटैक करता है। जियोची अपने शेडो स्टार स्पीड की मदद से तेजी से इधर उधर मूव करके स्नेक से बचता है। स्नेक जियोचे को घेर कर उस पर अटैक करते हैं। इससे सब लोगों को लगता है कि अब जियोचे नहीं बच पाएगा। एडा सेकोंग भी काफी डर गए थे, मगर जियोचे फायर स्नेक को पकड़ लेता है क्योंकि उसके पास फायर शिट की पावर थी। यह देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। मिंग दूसरे फायर स्नेक से जियोचे पर अटैक करता है, लेकिन जियोचे उन स्नेक्स को खत्म कर देता है। इससे मिंग बहुत हैरान होता है। वो कहता है कि यूनियांग चेंस माउंटेन्स को पिछला सकती है और समुद्र को बहा सकती है, तो तुम इनसे कैसे बच गए? जियोचे कहता है कि तुम फायर गेम्स दिखाने में काफी अच्छे हो। अगर तुम सड़क पर जाकर ये सब करोगे तो तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। ये सुनकर मिंग को बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत सारे फायर स्नेक्स को कंबाइन करके एक जायंट स्नेक से जियोचे पर अटैक करता है। जियोचे अपनी फायर पावर से उस स्नेक को खत्म करके मिंग पर अटैक करता है। मिंग उसके अटैक को झेल नहीं पाता, जिस वजह से उसके हाथ में आग लग जाती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। यूनियांग सेठ के एल्डर वहाँ आकर उसकी आग बुझाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें यूनियांग चेंस के 50 स्टेज को यूज करने से मना किया था। तुम्हारे पास उसे यूज करने जितनी पावर नहीं है, जिस वजह से तुम्हारे हाथ जल गए। एल्डर मिंग को उसकी जगह पर ले जाते हैं। जियोचे कहता है कि पहले 2 लोग हार चुके हैं, क्या अब और कोई आना चाहता है? सब लोग बातें करते हुए कहते हैं कि मिंग उसकी उम्र के लोगों में सबसे स्ट्रॉन्ग था, इसने उसे भी हरा दिया। ये काफी अजीब बात है। तभी टाई कियांग फैमिली का टाई हेंग जुन वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। यानमा कहता है कि टाई हेंग जुन कुछ महीनों पहले ही एडवांस डिवाइन रियल्म के 4थे लेवल पर पहुँचा था। इस उम्र में उसका फाइट करना रूस के खिलाफ है। तो लेंग मुरोंग से कहती है कि आप हेंग जुन की उम्र के हैं, इसलिए आप जियोचे की जगह उससे फाइट कर लो। वो कहता है कि अपोनेंट ने पहले ही जियोचे को चैलेंज दे दिया, मैं इस तरह बीच में नहीं जा सकता हूँ। मुरोंग जानबूझकर फाइट नहीं करना चाहता था क्योंकि वो जियोचे को पसंद नहीं करता था और उसे पिटते हुए देखना चाहता था। हेंग जुन कहता है कि वैसे तो मैं तुमसे बड़ा हूँ और मुझे तुमसे फाइट करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जब मैंने तुम्हें पावरफुल स्टूडेंट को हराते हुए देखा, अगर तुम फाइट नहीं करना चाहते हो फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जियोचे कहता है कि आपने मुझे चैलेंज करने से पहले अपने बारे में सब चीजें बता दी, ये अच्छी बात है। आप मुझसे फाइट कर रहे हैं, ये मेरे लिए काफी सम्मान की बात है। मैं आपके साथ एक चीज शेयर करने के लिए तैयार हूँ। ये सब बातें सुनकर लॉर्ड किंग सोचते हैं कि जियोचे का रवैया लोगों के हिसाब से बदल जाता है। ये पावरफुल होने के साथ साथ समझदार भी है, ये दूसरे लोगों की तरह नहीं है। हेंग जुन कहता है कि मेरे स्पेयर को क्युआन यून कहा जाता है। ये एक मैजिकल वेपन है जो मुझे अपने एंसेस्टर्स से विरासत में मिला था। जियोचे कहता है कि मैंने कभी भी किसी स्वॉर्ड और वेपन से फाइट नहीं की, लेकिन आपको मुझ पर रहम करने की जरूरत नहीं है। तो हेंग जुन अपने स्पेयर को एक्टिवेट करके जियोचे पर अटैक करता है, पर जियोचे अपने शेडो स्टार गोड की मदद से बच जाता है। हेंग जुन कहता है कि मैंने अपने पहले अटैक में 70% पावर का यूज किया था, अब मैं 100% पावर का यूज करूंगा, इसीलिए सावधान रहना। जियोचे इसके लिए तैयार हो जाता है। जियोचे अपनी पावर एक्टिवेट करने लगता है। मॉली कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? डेमन गॉड का नेचर बहुत वायलेंट यानी हिंसक होता है। जब तुम इसे पहली बार एक्टिवेट करोगे तो तुम्हारी बॉडी को बहुत तकलीफ होगी। जियोचे कहता है कि मेरे पास ज्यादा स्किल नहीं है, लेकिन एक स्किल ऐसी है जिसे मुझसे अच्छा कोई यूज नहीं कर सकता। वो स्किल है कि मैं पलक झपकते ही लोगों को पहचान जाता हूँ। जियोचे इविल गॉड की मिस्टिक वेज को एक्टिवेट करने लगता है। हेंग जुन अपने स्पेयर से जियोचे पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जियोचे आंखें बंद करके खड़ा था, जिस वजह से हेंग जुन उस पर अटैक नहीं करता। जियोचे की मिस्टिक वेज पूरी तरह एक्टिवेट हो जाती है। वो कहता है कि आपने मुझ पर अटैक नहीं किया, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो हेंग जुन अपने ड्रैगन्स अक्रॉस द सीस मुंह से उस पर अटैक करता है, लेकिन जियोचे अपने हाथों से स्पेयर को रोक देता है और हेंग जुन को दूर कर देता है। हेंग जुन फिर से अपने स्पेयर को एक्टिवेट करके अटैक करने के लिए आता है, लेकिन इस बार भी जियोचे अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करके हेंग जुन को दूर कर देता है। हेंग जुन कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम एडवांस डिवाइन रियल्म के पहले लेवल पर हो। तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों अपनी पावर एक्टिवेट कर लेते हैं। जियोचे अपनी शेडो स्टार ट्री की मदद से बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है। हेंग जुन अपने स्पेयर की मदद से उन क्लोन को खत्म करता है। तभी जियोचे उस पर पावरफुल अटैक करता है। हेंग जुन अपने स्पेयर से उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर जियोचे का अटैक काफी पावरफुल था, जिस वजह से हेंग जुन के हाथ से स्पेयर छूटकर दूर गिर जाता है। इससे सब लोग हैरान हो जाते हैं। हेंग जुन कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने बहुत वक्त से ऐसे फाइट नहीं की थी, इसके लिए
तुम्हारा शुक्रिया, मैं हार मानता हूँ। अब मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लायक हूँ या नहीं? जियोचे कहता है कि आज से हम दोनों दोस्त हैं। इससे हेयुन काफी खुश हो जाता है। सब लोग जियोचे की तारीफ करने लगते हैं। जियोचे कहता है कि अब कौन मुझसे फाइट करना चाहता है। इससे गुस्सा होकर एल्डर सिकोंग कहते हैं कि अब तुम ये क्या कर रहे हो, ज्यादा घमंडी मत बनो। पर जियोचे उनकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि सातों से क्या है, मैंने अभी 3 लोगों को हराया है। अब इसके बाद यहाँ और कोई नहीं है क्या? केशा स्वॉर्ड पवेलियन का लो जन्नान कहता है कि जुआन जूनियर रेजिडेंस में 20 साल की उम्र से कम के स्टूडेंट को एक्सपीरियंस शेयर करना अलाउड है। इसलिए तुम इतना घमंडी बन रहे हो। क्या तुम 20 साल से बड़े स्टूडेंट से फाइट करने के लिए तैयार हो? जियोचे कहता है कि तुम लोग मेरी बराबरी नहीं कर पाओगे। मुझे उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन सब से फाइट करने के लिए तैयार हूँ जो मुझे फाइट के लिए चैलेंज देगा। अब तुम में हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। ये सुनकर सिकोंग घबरा जाते हैं क्योंकि लो जन्नान बहुत पावरफुल था। लेकिन जियोचे से कहती है कि इस बार मुझे इससे फाइट करने दो, तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे। जियोचे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। जन्नान फाइट करने के लिए आ जाता है। वो कहता है कि तुम काफी घमंडी हो और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब तुम्हारा मजाक बनने वाला है। जन्नान अपनी लाइटनिंग शॉट को एक्टिवेट कर लेता है। जियो लोचिंग कहता है कि जब जियोचे ने हेयुन को हराया तो मैंने सोचा कि मैं उसके साथ फाइट करूंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि जन्नान उसे मारने के इरादे से आया है। जन्नान अपनी लाइटनिंग से जियोचे पर अटैक करता है, लेकिन जियोचे दूसरी जगह टेलीपोर्ट होकर बच जाता है। यह देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। जन्नान फिर से अपनी लाइटनिंग से जियोचे पर अटैक करता है, लेकिन जियोचे शेडो स्टार गॉड मूव की मदद से बच जाता है। वो जन्नान पर अटैक करता है, जिससे काफी एनर्जी रिलीज होती है, जिस वजह से लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ देर बाद सब नॉर्मल होता है। जियोचे ने जन्नान की चेस्ट पर हाथ रखा हुआ था और जन्नान ने जियोचे के हाथ पर अपनी शॉट टच की हुई थी। जियोचे दूर होकर अपनी फायर पावर से जन्नान की बॉडी में आग लगा देता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। जियोचे कहता है कि तुम्हारे घमंडी होने की सजा है और अब तुम एक मजाक बन गए हो। मोली कहती है कि तुम्हारा शेडो स्टार गॉड एक इविल सोल को ओपन करके लेवल 3 पर पहुंच गया। फ्यूचर में जब तुम बर्निंग हार्ट को ओपन करोगे तो रोअरिंग स्काई, पेगेट्री और यम भी ओपन हो जाएंगे। जियोचे अपनी पावर से जन्नान की आग बुझा देता है। वो किशा पवेलियन के लोगों को कहता है कि इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाओ। इसे त्यान शान स्नो लोटस खिलाना और इसके घाव पर कुल्लून आइस फ्लेम से क्रीम लगाना। ये 6 महीनों में ठीक हो जाएगा। जन्नान की चोट की वजह से जियोचे के हाथ पर चोट लग गई थी। लेन जियोचे के घाव पर पट्टी बांधती है, इसलिए वो लेन को थेस कहता है। ये देखकर मुरोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो पार्टी से चला जाता है। सब लोग बातें करते हुए कहते हैं किसने जन्नान को भी हरा दिया। वो बहुत ही बुरी तरह घायल भी था। जियोचे का टैलेंट और कल्टिवेशन काफी अच्छा है। वो जल्दी जियो लुओ चेंग के बराबर पहुंच जाएगा। इसी तरह सब लोग जियोचे को लुओ चेंग से कंपेयर करने लगते हैं। ये सब बातें सुनकर चेंग जियोचे के पास जाता है। वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जूनियर सिटी में इतना टैलेंटेड स्टूडेंट होगा। मैं भी तुम्हारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि चेंग 7 सेट्स के स्टूडेंट में से सबसे स्ट्रॉन्ग था। जियोचे कहता है कि ओवरलॉर्ड जियो चेंग से फाइट करना मेरे लिए काफी सम्मान की बात होगी। चेंग सोचता है कि तुम जितना घमंड दिखा रहे थे आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मोली कहती है कि तुम सब लोगों के सामने इतना घमंड दिखा रहे थे, अब वो तुम्हें मारने के लिए आया है। जब से तुमने इस सोल को एक्टिवेट किया तब से तुम लगातार फाइट कर रहे हो। अब इस कंडीशन में तुम सिर्फ 1 मिनट ही टिक पाओगे। जियोचे कहता है कि इसे हराने के लिए 1 मिनट ही काफी है। जियोचे चेंग से कहता है कि तुमसे फाइट करने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पत्थर में अपना सर मार रहा हूँ, लेकिन अगर मैं फाइट के लिए मना करूँ तो ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर चेंग सोचता है कि बेवकूफ धीरे धीरे मेरे जाल में फंस रहा है। चेंग कहता है कि तुमने लगातार 4 लोगों से फाइट की है, तुम्हारे हाथ में भी चोट लगी है। अगर तुम आराम करना चाहो तो कर सकते हो, वरना सब लोगों को लगेगा कि मैंने एक घायल स्टूडेंट को हरा दिया। लेकिन जियोचे आराम करने से मना कर देता है। यह सुनकर सब लोग कहते हैं कि चेंग जियोचे के साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रहा। अब चेंग उसे नहीं छोड़ेगा। चेंग कहता है कि मुझे डर लग रहा है अगर कहीं मैंने तुम्हें गलती से चोट पहुंचा दी तो मैं जीन्यू रेजिडेंस को क्या जवाब दूंगा। ये कहकर चेंग सोचता है कि तुम जितना ज्यादा घमंड दिखाओगे मैं उतनी बुरी तरह तुम्हें मारूंगा। जियोचे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर इस फाइट में मुझे चोट लगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं अपनी मर्जी से फाइट कर रहा हूँ, लेकिन अगर गलती से मैंने तुम्हें चोट पहुँचा दी तो तुम भी कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि हम दोनों अपनी मर्जी से फाइट कर रहे हैं। इसीलिए किसी को भी चोट आए उसमें किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं होगी।
ये सुनकर सब लोग घबरा जाते हैं क्योंकि जियो चेन है सबके सामने चेन को धमकी दी थी। चेन कहता है कि यहाँ सब लोग इस चीज के लिए गवाह है कि इस साइड में किसी को भी चोट आए कोई दूसरा उसका जिम्मेदार नहीं होगा। सब लोग इसके लिए मान जाते हैं। जियो चे अपनी पावर एक्टिवेट करके चेन पर अटैक करता है, लेकिन चेन आसानी से उसके अटैक को रोक देता है और उसे दूर कर देता है। जियो चे फिर से उस पर अटैक करने के लिए जाता है पर चेन अटैक करके उसे दूर कर देता है। जियो चे कहता है कि तुम्हारी मिस्टिक पावर सच में अमेजिंग है। चेन कहता है कि तुम भी काफी अच्छे हो, लेकिन अब सीरियस हो जाना। जियो चे कहता है कि तुम भी सीरियस हो जाओ वरना बुरी तरह घायल हो जाओगे। चेन सोचता है कि तुम्हें मरने की काफी जल्दी हो रही है, आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करके तुम्हें विकलांग कर दूंगा। मॉली कहती है कि तुम्हारे पास बस 1 मिनट बचा है। जियो चे कहता है कि मैं एक ही अटैक में इसे खत्म कर दूंगा। वो अपनी इविल स्टेट को एक्टिवेट कर लेता है। जियो चे इविल गॉड के फर्स्ट मूव फॉलिंग मून एंड स्टार से चेन पर अटैक करता है। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि चेन को समझने का मौका भी नहीं मिलता कि ऐसा क्या हो रहा है। वो जोर से जाकर एक पिलर से टकराता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। इविल सोल को यूज करने की वजह से जियो चे भी बहुत थक गया था। उसे चेस्ट में दर्द होने लगता है और वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। ये देखकर सब लोग बहुत हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। चेन 7 सेट के स्टूडेंट्स में सबसे पावरफुल था तो जियो चे ने उसे इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। जियो चे तेजी से जाकर चेन को संभालता है। वो अपनी पावर से उसे ठीक करने की कोशिश करता है पर उसे होश नहीं आता। जियो जे कहता है कि इनकी मसल्स और मैजिक वेस टूट गई है। यंग मास्टर आप अपंग हो गए। इससे जियो जे को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी पावर एक्टिवेट करके जियो चे पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन लॉर्ड किंग सामने आकर जियो जे को रोक देते हैं। जियो जे अपनी पावर बढ़ाकर अटैक करने की कोशिश करता है पर लॉर्ड किंग आसानी से उसे दूर कर देते हैं। जियो जे कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। इस बेवकूफ ने हमारे यंग मास्टर को बुरी तरह घायल कर दिया जिस वजह से वो अपंग हो गए। मैं इसे मारकर इसका बदला लूंगा। लॉर्ड किंग कहते हैं कि दोनों ने अपनी मर्जी से फाइट की है और फाइट करने से पहले दोनों से कहा था कि अगर किसी को चोट लग जाती है तो कोई दूसरा इसका जिम्मेदार नहीं होगा। सब लोग इस बात के गवाह हैं। अब आप किस लिए जियो जे को मारना चाहते हैं। जियो जे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो इसे मरना ही होगा। लॉर्ड किंग कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो एक बार फिर से कोशिश करके देख लो। जियो जे कहता है कि क्या तुम हमारे जियो ट्राइब से रिश्ता तोड़ना चाहते हो। लॉर्ड किंग कहते हैं कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर तुम मेरे सामने मेरे स्टूडेंट को मारने की कोशिश करोगे तो मैं चुपचाप खड़ा नहीं रहूंगा। ये सुनकर जियो जे चेन को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सब लोग भी पार्टी से जाने लगते हैं। हेंग जुन वापस आकर जियो चे से कहता है कि जियो ट्राइब इतनी आसानी से इस बात को नहीं भूलेगा, इसलिए अपना ध्यान रखना। जियो चे से थैंक्स कहता है। जॉन जी न्यू रेजिडेंस के सारे स्टूडेंट जियो चे की तारीफ करने लगते हैं। लॉर्ड किंग कहते हैं कि मुझे जियो चे से अकेले में कुछ बात करनी है, इसलिए सब लोग यहाँ से चले जाओ। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। लॉर्ड किंग कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक जवान लड़का मुझे इतना हैरान करेगा। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा परस्पर यानी मिशन क्या है। तुमने जानबूझकर 7 सेट्स को क्यों भड़काया। जियो चे कहता है कि आप यहाँ के लॉर्ड है, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। लॉर्ड किंग कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे कभी भी सच बताओगे। तुमने जो भी काम किए हैं उन्हें माफ किया जा सकता है, लेकिन अब तुमने जियो चेन को अपंग बना दिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। जियो चे कहता है कि आप खुद समझदार है। आप भी जानते थे कि जियो चेन मुझसे फाइट करके मुझे मारना चाहता था। जो व्यक्ति बिना किसी कारण के मुझे मारना चाहता है मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ सकता, इसीलिए मैंने उसे सबक सिखाया। यही मेरा मोटो यानी सिद्धांत था। लॉर्ड किंग कहते हैं कि ये सब करने से तुम्हारा फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। जियो चे कहता है कि मैं सब जानता हूँ, लेकिन ये मेरी जिंदगी है और मैं दूसरे लोगों को मुझे परेशान नहीं करने दूंगा। लॉर्ड किंग कहते हैं कि अभी तक तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुमने मुझे और जॉन जी न्यू रेजिडेंस को इन सब में क्यों घसीटा। जियो चे कहता है कि मुझे ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ मुझे अपना कल्टिवेशन करने में मदद मिल सके। मैं इसे दुश्मन बनाना चाहता हूँ जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो ताकि मुझे आगे बढ़ने में मदद मिल सके, क्योंकि मुझे 3 साल में अर्थफेज लेवल पर पहुँचना है। ये सुनकर लॉर्ड किंग हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे अर्थफेज पर पहुँचने में 28 साल लगे थे और उसके लेवल 6 पहुँचने में मुझे 15 साल और लगे। पियान जॉन कॉन्टिनेंटल में ऐसा कोई भी नहीं है जो 3 साल में अर्थफेज पर पहुँचा हो। जियो चे कहता है कि कोई नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं जा सकता। मैं पहला इंसान बनूंगा जो 3 साल में अर्थफेज पर होगा। कुछ वक्त पहले क्या आपको लगता था कि मैं जियो चेन को हरा पाऊंगा, पर मैंने उसे हरा दिया। लॉर्ड किंग कहते हैं कि अब आराम कर लो, तुम काफी थक गए होंगे। जियो चे वहाँ से जाने लगता है। लॉर्ड किंग कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया। सब लोग आज मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुमने उनके मुंह पर तमाचा मारकर उनकी बोलती
बंद कर दी। आज से पहले जुआन रेजिडेंस को इतनी इज्जत कभी नहीं मिली। इन सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जियोचे वहाँ से चला जाता है। युआनबा जियोचे से पूछता है कि लॉर्ड किन ने तुम्हें क्या कहा, मगर जियोचे इसका कोई जवाब नहीं देता और अपने रूम का गेट बंद कर लेता है। जियोचे आराम करने लगता है। मॉली बाहर आकर कहती है कि अगर तुम उस अटैक से जियोचे को नहीं हरा पाते तो उसके मारने से पहले ही तुम्हारे सारे बॉडी ऑर्गन्स अपने आप फट जाते और तुम अपंग हो जाते। जियोचे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। जितनी भी बार मैं इविल गॉड के मिस्टिक स्किल्स के बॉर्डर को पार करूंगा, मुझे अपने आप एक मिस्टिक टेक्निकल मिल जाएगी। जियोचे जीनियस सिटी का सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट था, इसलिए मैंने उससे फाइट की थी। इविल गॉड की मिस्टीरियस स्किल सच में खतरनाक है। मैं अभी बस पहले रियल में हूँ और मैंने अपने से एक रियल में आगे वाले को हरा दिया। मॉली कहती है कि फर्स्ट इविल सोल ने एक ही बार में तुम्हारी मिस्टिक पावर को डबल कर दिया। इसके बाद ये पावर 4 से 5 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हारी मिस्टिक वेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यह सुनकर जियोचे चौंक जाता है। वो कहता है कि इसका मतलब जब मैं बर्निंग हार्ट के दूसरे लेवल पर पहुंचूंगा तब मैं इविल गॉड की मिस्टिक टेक्निक के बिना ही जियोचे को आसानी से मार पाऊंगा। मॉली कहती है कि ऐसा फ्यूचर की बातें तुम्हें प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। तुमने चेन को अपंग कर दिया, अब जियो ट्राइब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जियोचे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। दूसरी तरफ हम लॉर्ड किन को देखते हैं। उनके पास एक लेडी आती है। उसने अपना मुंह छिपाया हुआ था। लॉर्ड किन उसे रेस्पेक्ट देते हैं। वो पूछती है कि आप जियोचे के बारे में क्या सोचते हैं। लॉर्ड किन कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा जीनियस कभी नहीं देखा। वो बहुत आगे जाएगा, लेकिन अभी तक मैं उसे समझ नहीं पाया। लेडी कहती है कि मैं कुछ सालों में बहुत सारे मिस्टिक पैलेस में गई हूँ। जियोचे अकेला ऐसा है जिसने मुझे इम्प्रेस किया। लॉर्ड किन कहते हैं कि अब सिर्फ 2 साल बचे हैं। जियोचे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, पर वो अभी भी उन डीमन से काफी कमजोर है। लेडी कहती है कि मैंने आज उसे फाइट करते हुए देखा। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले सालों में वो पूरी दुनिया को हैरान कर देगा, इसीलिए उसकी रक्षा करना। तभी एक स्टूडेंट कहता है कि जियो टाइप के ओवरलॉर्ड जियो और उनके आदमी यहाँ आए हैं। वही जुआन रेजिडेंस के बाहर जियो तियान नान 2 एल्डर्स के साथ आता है। दरअसल जियो तियान जियो ट्राइब के सब ट्राइब जिनो ट्राइब का मास्टर था और जियो चेन का डेट भी था। रेजिडेंस के स्टूडेंट उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो अपनी पावर से उन्हें पीछे कर देता है। तभी लॉर्ड किन वहाँ आते हैं। वो अपनी पावर से तियान की पावर को दबा देते हैं। तियान कहता है कि जियो चेन ने मेरे बेटे चेन को बहुत बुरी तरह मारा, जिस वजह से वो अपंग हो गया। उसे मुझे सौंप दो, वरना मैं तुम्हारे रेजिडेंस को बर्बाद कर दूंगा। लॉर्ड किन कहते हैं कि तुम पार्टी में नहीं थे, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता। दोनों ने फाइट करने से पहले बात कर ली थी कि अगर फाइट में कोई भी घायल होता है तो इसमें किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं होगी। 7 सेट्स के साथ जियो जेहे भी वहाँ था, तुम मुझसे पूछ सकते हो। तियान कहता है कि मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। जियो चेन ने मेरे बेटे को अपंग बना दिया, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लॉर्ड किन कहते हैं कि जियो सेक्ट हजारों सालों से सही रास्ते पर चल रहा था, लेकिन आज तुमने दिखा दिया कि तुम सब बेवकूफ हो। अगर तुम मेरे स्टूडेंट को ले जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। फिर अब हम तियान को देखते हैं। वो अपनी पावर एक्टिवेट करके लॉर्ड किन पर अटैक करता है। लॉर्ड किन भी अपनी पावर एक्टिवेट करके उसके अटैक को रोकते हैं, जिस वजह से वहाँ बहुत एनर्जी रिलीज होती है, जिससे रेजिडेंस के स्टूडेंट दूर जाकर गिरते हैं। लॉर्ड किन और तियान भी अटैक की वजह से दूर हो जाते हैं। लॉर्ड किन कहते हैं कि बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। आज भले ही हमें जियो ट्राई के खिलाफ लड़ना पड़े, लेकिन जुआन जिन्यू रेजिडेंस हाँ नहीं मानेगा। इतने वक्त में एल्डर सिकोंग और बाकी लोग भी वहाँ जाते हैं। तियान कहता है कि तुम जियो ट्राई से नहीं डरते। अगर जनरल जियो ट्राई के दामाद यहाँ आ गए तो तुम क्या करोगे? इससे रेजिडेंस के लोग घबरा जाते हैं। तियान कहता है कि जियो ट्राई के ग्रेट एल्डर ने मेरे बेटे को उनका पोता बना लिया है। अब मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हें क्या लगता है तुम जिंदा बच पाओगे? जुआन जिन्यू रेजिडेंस में आज जियो चे का पहला दिन है। मैं उसके लिए पूरे रेजिडेंस को बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए चुपचाप जियो चे को मेरे हवाले कर दो। लॉर्ड किन कहते हैं कि तुम जो कह रहे हो अगर वो सच है तो हम जियो चे को नहीं बचा पाएंगे। मेरे पास एक तरीका है, 10 दिनों के अंदर में जियो चे को जुआन जिन्यू रेजिडेंस से बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद वो मेरा स्टूडेंट नहीं रहेगा, फिर तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। अगर उसने रेजिडेंस नहीं छोड़ा तो मैं तुमसे फाइट करने के लिए भी तैयार हूँ। तियान कहता है कि मैं तुम्हें 10 दिनों का मौका दे रहा हूँ। अगर जियो चे यहाँ से नहीं गया तो ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हारे रेजिडेंस को बर्बाद करना होगा। ये कहकर तियान अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। एल्डर सिकोंग लॉर्ड किन से जियो चे के बारे में बात करने लगते हैं, पर उन्हें चुप कर देते हैं। लेन भी चुप कर ये सब बातें सुन लेती है। वही हम जियो चे को देखते हैं। वो एवनली पोइजन पर्ल के स्पेस में जाता है। वहाँ मोली आराम से सो रही थी। उसे काफी ठंड लग रही थी, इसलिए जियो
जियोचे उसे एक कंबल से ढक देता है। मॉली नींद में अपने भाई को याद करके रोने लगती है तो जियोचे उसके आंसू पोंछ देता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मॉली उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि भाई मुझे छोड़कर मत जाओ। जियोचे उसके पास बैठकर उसे देखने लगता है। तभी मॉली की नींद खुल जाती है। वो जियोचे को देखकर गुस्सा होती है और उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। वो कहती है कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो। जियोचे उसे ड्रैगन पिल दिखाकर कहता है कि जियो ट्राइब से निपटने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तभी उसे डोर की आवाज आती है तो जियोचे रियल वर्ल्ड में आकर डोर खोलता है। लेन उससे मिलने के लिए आई थी। वो कहती है कि अभी कुछ वक्त पहले जियो ट्राइब के लीडर जियो तियानम से फाइट करने के लिए यहाँ आए थे। लेन जियोचे को सारी बातें बताती है। जियोचे कहता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि चेंग जियो ट्राइब के ग्रेट एल्डर का पोता है। लेन कहती है कि तुम्हें इसे सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि अब ये बात ग्रेट एल्डर तक पहुँच चुकी है। अब तुम क्या करोगे। जियोचे कहता है कि मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और मुझे पता चला कि ये काफी खतरनाक होगा। अगर तुम्हारे पास कोई तरकीब है तो मुझे बताओ। लेन कहती है कि 10 दिनों में मेरी फैमिली यहाँ आएगी। मैं उनके साथ कैंग फिंग इंपीरियल सिटी में वापस जाऊंगी। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। जियो ट्राइब को पता भी नहीं चलेगा। जियो ट्राइब को पता भी चल गया तो हमें नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि हमारे पास फ्लाइंग मिस्टिक बीस्ट है जो काफी तेजी से उड़ता है। ये सुनकर जियोचे काफी खुश होता है। लेन कहती है कि तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। जियोचे पूछता है कि हम दोनों आज ही मिले हैं तो तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो। लेन कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। दरअसल लेन जियोचे को पसंद करने लगी थी पर वो उसे बता नहीं पा रही थी। जियोचे कहता है कि आज से पहले मैंने तुम्हारे जितना अच्छा इंसान कभी नहीं देखा। मुझे अपने अगले जन्म तक ये याद रहेगा कि मेरी एक खूबसूरत सीनियर थी जो हमेशा मेरी मदद करती थी। ये सुनकर लेन शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। मॉली बाहर आकर कहती है कि फिर से 10 दिन में तुम्हें भागना होगा मगर आखिरकार वो लड़की तुम्हारी मदद क्यों कर रही है। जियोचे कहता है कि उसका दिल साफ है इसलिए वो मेरी मदद कर रही है और शायद मैं इतना सुंदर भी हूँ। अगले दिन जियोचे एल्डर का रूम लेकर हेयू चेम्बर स्टोर में जाता है। उसे देखकर पुए काफी खुश होता है। जियोचे पुए को ड्रैगन पिल दिखाता है। पुए कहता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं इतनी रेयर चीज की कीमत नहीं चुका पाऊंगा। जियोचे उसके कान में कुछ कहता है। पुए हंसकर उस ड्रैगन पिल को अपने पास रख लेता है। जियोचे वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे एक बेड दिखाई देता है तो जियोचे पुए से उस बेड की प्राइस पूछता है। इससे पुए डर जाता है क्योंकि सोचता है कि इस बार भी जियोचे फ्री में बेड ले जाएगा। जियोचे कहता है कि डरो मत, इस बार मैं इसके पैसे दूंगा। जियोचे उस बेड को मॉली के लिए खरीद लेता है। जियोचे एक पोस्टर को लेकर सिटी में घूमने लगता है। उस पर लिखा था कि मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ। मैं सारी बीमारियों को ठीक कर सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें ठीक नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को नपुंसक बना लूंगा। सब लोग जियोचे से दूर जा रहे थे क्योंकि वो अपना नाक साफ करके उसी हाथ को चाट रहा था और उससे बदबू आ रही थी। जियो ट्राइब से 2 स्टूडेंट जियोचे को देखकर सोचते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने यंग मास्टर को ठीक करने की कोशिश की पर कोई भी कायम नहीं हुआ। एक बार इसे भी ले जाकर देख लेते हैं। दोनों स्टूडेंट जियोचे को अपने साथ जियो ट्राइब में लेकर जाते हैं। वहाँ तियान कुछ डॉक्टर्स को मारकर भगा देता है क्योंकि वो चेंग को ठीक नहीं कर पाते और अपने आप को ग्रेट डॉक्टर कहते हैं। वो स्टूडेंट्स तियान को बताते हैं कि हम एक अच्छे डॉक्टर को लेकर आए हैं। जियोचे वहाँ आता है। उसकी हरकतें देखकर तियान को बहुत गुस्सा आता है। वो उन दोनों स्टूडेंट को डांटता है। वो उन्हें मारने लग जाता है। तभी जियोचे डॉक्टर जियो गोंगसुन के हाथ से पर्पल पर से स्काई क्रिस्टल छीन लेता है। उसे देखकर तियान रुक जाता है। जियोचे कहता है कि पूरी तरह प्योर नहीं है। ये 10 में से सिर्फ 6.5 पॉइंट स्कोर करता है। गोंगसुन कहता है कि तुमने एक ही बार में मैजिक मेडिसिन के बारे में बता दिया। क्या तुम जानते हो कि इसे यूज कैसे करते हैं। जियोचे कहता है कि तुम्हारे यंग मास्टर को जहाँ चोट नहीं लगी है तुम्हें पर्पल क्रिस्टल को यूज करने की जरूरत नहीं है। गोंगसुन कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। यंग मास्टर बहुत बुरी तरह घायल है और तुम हमसे कह रहे हो कि उन्हें सिर्फ मामूली चोट लगी है। जियो ट्राइब में आकर झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जियोचे कहता है कि एक डॉक्टर के पास 4 तरह के डायग्नोस्टिक मेथड्स होते हैं। ऑब्जर्वेशन, ऑल्फेक्शन, इंक्वायरी और पेल्पेशन। बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो मैं बॉडी का कलर देखकर उसकी हालत बता देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ आया मुझे पता चल गया कि तुम्हारे यंग मास्टर की मिस्टिक वेस डैमेज हो चुकी है और उसका बायां हाथ पूरी तरह टूट गया है। कल रात उससे सर्दी हो गई और 3 घंटे पहले कोमा में चला गया। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। जियोचे गोंगसुन से कहता है कि तुम मरने वाले हो और मुझसे बहस कर रहे हो। इससे गोंगसुन को काफी गुस्सा आता है। जियोचे कहता है कि पिछले 6 महीनों से तुम्हें अपने जोड़ों में कमजोरी महसूस हो रही है। तुमने सोचा कि तुम होशियार हो और तुम्हें वार्म मेडिसिन से अपने आप को ठीक करने की कोशिश की लेकिन उससे तुम्हारी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। तुम्हें एक रेड स्नेक
स्नेक ने काटा था तुम्हें लगा कि वो एक नॉर्मल रेड स्नेक है, मगर वो एक ब्लू आइज पैटर्न स्नेक था जो दुनिया के सबसे जहरीले स्नेक में से एक है। ये सब सुनकर गोंगसुन अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वो कहता है कि आप सच में एक महान डॉक्टर है, मुझे बताओ कि मैं अपना इलाज कैसे करूं। तभी जियो जो है गोंगसुन को पकड़कर दूर फेंक देता है। वो कहता है कि अभी तक यंग मास्टर ठीक नहीं हुए और तुम अपना इलाज करवा रहे हो। जियो जो है का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम दूसरों के बारे में फिक्र कर रहे हो पर तुम्हारी खुद की हालत खराब है। तुमने अपने मिस्टिक IQ पॉइंट को ओपन करने की बहुत कोशिश की पर उसकी वजह से तुम्हारे नेक और शोल्डर्स में दर्द होने लग गया। अगर तुम यही करते रहे तो तुम्हारे नेक और शोल्डर्स के IQ पॉइंट बर्बाद हो जाएंगे। जियो कहता है कि प्लीज मेरी मदद कीजिए। तो जियो अपनी पावर एक्टिवेट करके जियो के नेक और शोल्डर्स को टच करता है जिससे उसका दर्द खत्म हो जाता है और उसका मिस्टिक IQ पॉइंट ओपन हो जाता है। इससे वो बहुत खुश होता है। ये देखकर जियो बेकाव कहता है कि ये तो लेजेंडरी मिस्टिक ब्रेक थ्रू वन फिंगर स्किल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी आंखों से ये देख पाऊंगा। हमने आपकी बेइज्जती की, इसके लिए हमें माफ कर देना। तियान बेकाव से मिस्टिक वन फिंगर के बारे में पूछता है। वो बताता है कि गु क्यू होंग केंग फेंग एम्पायर का सबसे अच्छा डॉक्टर है जो 3 मिस्टिक IQ पॉइंट को ओपन करने में मदद करता है। उसे मेडिकल से जाने ऋषि के रूप में माना जाता है। कई शताब्दी में उसके जैसा डॉक्टर पैदा नहीं हुआ, लेकिन वन फिंगर स्किल में महारत हासिल करने में उसे भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 1000 सालों में कोई भी वन फिंगर स्किल को नहीं सीख पाया, लेकिन इन्होंने वन फिंगर स्किल में महारत हासिल कर ली है। बेकाओ जियोचे से पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है। जियोचे कहता है कि मैं शेंगुआंग एम्पायर से आया हूँ और मेरा सरनेम हुआंगफू है। बेकाओ कहता है कि कहीं आप इविल इंटेंशन के मेडिकल मास्टर मिस्टर हुआंगफू तो नहीं। जियोचे कहता है कि धीरे बोलो, मैं बस घूमने के लिए बाहर आया हूँ। अगर किसी को मेरे बारे में पता चल गया तो मुझे घर नहीं जाने देंगे और मुझे सबकी बीमारियाँ ठीक करनी पड़ेगी। बेकाओ यहाँ से कहता है कि अब यंग मास्टर ठीक हो जाएंगे क्योंकि इविल इंटेंशन के मेडिकल मास्टर मिस्टर हुआंगफू है। इनके पास बहुत अच्छी मेडिकल स्किल्स है और ये मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकते हैं। दुनिया में बस यही है जो यंग मास्टर को बचा सकते हैं। तियान कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, ये एकदम सनकी की तरह बर्ताव कर रहा है और तुम कह रहे हो कि ये महान डॉक्टर है। बेकाओ कहता है कि आपको उनकी हरकतों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छे डॉक्टर है और ये यंग मास्टर को ठीक कर सकते हैं। अगर हम इन्हें खुश कर दे तो ये यंग मास्टर के मिस्टिक IQ पॉइंट को पास करने में मदद करेंगे। ये सुनकर तियान अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वो जियोचे से कहता है कि हमने आपकी बेइज्जती की, इसके लिए हमें माफ कर देना, लेकिन आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। मगर जियोचे इसका कोई जवाब नहीं देता क्योंकि जियोचे अपने घुटनों पर नहीं बैठा था। तियान और बेकाओ गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं तो जियोचे भी घुटनों पर बैठ जाता है। तीनों जियोचे से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। जियोचे उसका इलाज करने के लिए मान जाता है। जियोचे चेंग के पास जाने लगता है। तीनों एल्डर भी उनके पीछे जाते हैं, लेकिन जियोचे उन तीनों को बाहर भेज देता है। सब लोग बाहर इंतजार करने लगते हैं। बहुत वक्त हो गया पर जियोचे अभी तक बाहर नहीं आया। इससे तियान काफी परेशान हो रहा था। कुछ वक्त बाद जियोचे बाहर आता है। वो कहता है कि उसकी हालत अब ठीक है और मुझे भी अब आराम की जरूरत है। तियान जियोचे से कहता है कि मिस्टर हुआंगफू को रूम में लेकर जाओ। जियोचे को अपने साथ ले जाता है। तियान और बेकाओ चेंग के पास जाते हैं। कुछ वक्त बाद उसे होश आता है। इससे तियान बहुत खुश होता है, मगर चेंग से किसी चीज की बदबू आ रही थी। तियान उससे पूछता है कि तुम्हारे चेहरे पर ये क्या लगा है। चेंग कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये सब डॉक्टर ने लगाया और मुझे कुछ चीज भी खिलाई। मेरे हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा है। बेकाओ चेंग की पल्स चेक करके बहुत हैरान होता है। इससे तियान को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि उसने मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो मिस्टर हुआंगफू यानी जियोचे को मारने के लिए जाने लगता है। बेकाबू उसे रोकने के लिए आता है। तियान उसे थप्पड़ मार देता है। बेकाओ कहता है कि यंग मास्टर की जो हड्डियां टूटी हुई थी अब वो जुड़ गई है, उनकी मिस्टिक वेन्स भी ठीक हो रही है, इस वजह से उन्हें दर्द हो रहा है। इतने कम समय में मिस्टर हुआंगफू ने यंग मास्टर की हड्डियां जोड़ दी। वो सच में बहुत स्किल्ड डॉक्टर है। यह सुनकर तियान बहुत खुश होता है। वो कहता है कि एंसेस्टर्स ने हमें ब्लेसिंग दी जिस वजह से हमें इतना अच्छा डॉक्टर मिला। बेकाबू चेंग से कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन आपको मिस्टर हुआंगफू को रेस्पेक्ट देनी होगी। जितना ज्यादा वो खुश होंगे उतना जल्दी आप ठीक हो पाएंगे। तियान कहता है कि सब लोगों को मेरा ऑर्डर दे दो कि जैसे हम अपने एंसेस्टर्स की इज्जत करते हैं उसी तरह हमें मिस्टर हुआंगफू की इज्जत करनी होगी। अगर किसी ने उनकी बेइज्जती की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वही हम जियोचे को देखते हैं। वो जियो ट्राइब के खाने का मजा ले रहा था। मॉली पॉइजन पर से बाहर आती है। जियोचे कहता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई, वैसे जो बेड में तुम्हारे लिए लेकर आया था वो कैसा है। मॉली कहती है कि वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने
मेडिकल स्किल्स और रूप बदलना कहाँ से सीखा? जियोचे कहता है कि ये मैंने मेरे आखिरी मास्टर से सीखा। मॉली उसके बारे में पूछती है मगर जियोचे उसे नहीं बताना चाहता था कि ये उसका दूसरा जन्म है, इसीलिए वो कुछ नहीं कहता। मॉली कहती है कि तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए हो, अब तुम क्या करोगे? जियोचे कहता है कि अगर ये लोग मुझे मारने की कोशिश करते हैं तो मैं आखिर तक लड़ूंगा और इनको सबक सिखाऊंगा। मॉली कहती है कि तुम्हारे साथ मैं भी हूँ, इसलिए कोई बेवकूफी मत करना वरना हम दोनों मारे जाएंगे। जियोचे चेंग के पास जाता है, वो चेंग का हाथ पकड़कर जोर से खींचता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। मॉली कहती है कि तुम बहुत अच्छे डॉक्टर हो, वो पूरी तरह ठीक होने वाला है, पहले तुमने इसे मारा था, अब तुम इससे ठीक क्यों कर रहे हो? जियोचे कहता है कि इसका ठीक होना मेरे हाथों में है, तुम बस इंतजार करो और मजे लो। जियोचे अपनी पावर से चेंग के हाथ का दर्द कम कर देता है, वो वहाँ से जाने लगता है। टियान उसे रोककर पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? आपने कहा था कि आज आप मेरे बेटे का इलाज करेंगे। जियोचे कहता है कि मैं यहाँ अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें कहा था कि कोई इसे खाना मत खिलाना, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और इसे खाना खिला दिया। अभी तक उसने अपना मुंह भी साफ नहीं किया। टियान कहता है कि मेरी वाइफ लुओ चेंग से बहुत प्यार करती है, जब चेंग को होश आया तब वो बहुत कमजोर था, इसीलिए लुओ ने उसे खाना खिलाया। जियोचे गुस्से से कहता है कि तुम प्यार ही करते रह जाओगे और चेंग एक दिन मर जाएगा, क्या तुम यही चाहते हो? मैंने तुम्हारे बेटे की मेज को ठीक करने में बहुत मेहनत की, लेकिन तुमने इसे खाना खिलाकर मेरी मेहनत बर्बाद कर दी। ये कहकर जियोचे चेंग के हाथ पर मैजिक करता है, जिससे चेंग के हाथ में बहुत जोर से दर्द होने लगता है, वो जोर जोर से चीखने लगता है। उसकी हालत देखकर टियान घबरा जाता है, वो जियोचे से कहता है कि मैं जानता हूँ कि हमसे गलती हो गई, मैं उसकी सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन चेंग अभी बच्चा है, उसे इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए आप उसे ठीक कर दीजिए। जियोचे कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरा इंसान होता, भले ही वो अपनी पूरी फैमिली के साथ घुटनों पर बैठकर मुझसे रिक्वेस्ट करता, फिर भी मैं उसकी मदद नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे की हालत बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बिल्कुल मेरे पोते जैसा है, मेरा पोता भी तुम्हारे बेटे की तरह टैलेंटेड था, लेकिन जिन लोगों को गॉड प्यार करता है वो हमेशा जवानी में मर जाते हैं। भले ही मेरे पास ग्रेट मेडिकल स्किल है जिससे मैं दूसरे लोगों को बचाता हूँ, मगर मैं अपने पोते को नहीं बचा सका। जियोचे चेंग के पास जाकर कहता है कि तुम भी बिल्कुल मेरे पोते की तरह दिखते हो, उसका नाम हुआंगफू चेंग था और तुम्हारा नाम भी चेंग है। जब मेरे पोते की डेथ हुई उसकी उम्र भी तुम्हारे जितनी ही थी। टियान कहता है कि सब गॉड की मर्जी से हो रहा है, वो चाहते हैं कि आपको आपका पोता वापस मिल जाए, आपको आपके पोते की बहुत याद आती है, आज से चेंग आपका पोता होगा। जियोचे कहता है कि मैं चोरी कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे किसी के बेटे को अपना पोता नहीं बना सकता, ये बहुत गलत बात है। टियान कहता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मना मत कीजिए, मैं उसका डेड हूँ और यही मेरा फैसला है। टियान चेंग से कहता है कि मिस्टर वांगफू को दादाजी कहकर बुलाओ। चेंग जियोचे को दादाजी कहता है, जिससे जियोचे बहुत खुश होता है और रोने का नाटक करने लगता है। बेकाओ इसके लिए सबको बधाई देता है, तभी जियोचे फिर से चेंग पर अटैक करता है, जिससे उसे दर्द होने लगता है। टियान जियोचे को ये सब ठीक करने के लिए कहता है, तो जियोचे अपनी मैजिक से चेंग को हवा में उड़ा देता है और उसे उल्टा सुला देता है। फिर जियोचे चेंग का हाथ पैर पकड़कर उसकी मसाज करता है, जिससे चेंग को बहुत दर्द होता है। दरअसल जियोचे बस उसके मजे ले रहा था। मॉली कहती है कि ये सब बहुत ज्यादा हो गया, अब उसे छोड़ दो। जियोचे कहता है कि अभी तक मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है, तुम बस देखते जाओ। चेंग का जो हाथ टूट गया था वो उसे हिला पा रहा था, ये देखकर सब खुश होते हैं। जियोचे कहता है कि अब चेंग की मेडिसिन का वक्त हो गया, क्या तुम्हारे पास लाइफ सेविंग हर्ब्स है? बेकाओ जियोचे को जियो ट्राई से सीक्रेट रूम में लेकर जाता है, जहाँ बहुत सारी रेयर मेडिसिन थी। जियोचे उस हर्ब की स्मेल से बता देता है कि कौन सी हर्ब्स कहाँ है। इससे बेकाओ बहुत हैरान होता है। जियोचे बेकाओ से कुछ हर्ब्स निकलवाता है, तभी जियोचे को वहाँ एक शॉट दिखाई देती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। बेकाओ बताता है कि शॉट को टाइगर स्पिट कहा जाता है कि एक मिस्टिक व्हाइट टाइगर पिल को इस शॉट में डाला गया है। ये जीनियस सिटी का इकलौता मिस्टिक वेपन है, यहाँ पॉइजनस गन्स और थंडरबोल्ट ग्रेनेड भी है। बेकाओ जियोचेन को गन और ग्रेनेड्स यूज करने के बारे में बताता है। जियोचे गन लेकर बेकाओ को डराने लगता है। दोनों चेन के पास आ जाते हैं। फिर हर दिन जियोचे बेकाओ के साथ सिगरेट रूम में जाता है और हर्ब्स लेकर आता है। 3 दिनों में चेंग अपने पैरों पर चलने लगता है, इससे बेकाओ बहुत हैरान होता है। वो जियोचेन का फैन बन जाता है। जियोचे कहता है कि 1-2 महीने में जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें अर्थ फेज पर पहुंचा दूंगा। चेंग कहता है कि क्या आप मुझे जल्दी अर्थ फेज पर नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जियोचे के भागने के पहले मुझे उससे बदला लेना है। टियान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, 10 दिनों में लौट के जियोचे को हमारे हवाले कर देंगे। चेंग कहता है कि मैं खुद जियोचे को पकड़कर अपने
हाथों से मारना चाहता हूँ। उसके बाद मैं लियोन सिटी जाकर उसकी फैमिली को मार दूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो सब लोग मुझे कमजोर समझेंगे। जियोचे कहता है कि अगर तुम्हें जल्दी ठीक होना है तो तुम्हें पावरफुल मेडिसिन खानी होगी। उसके लिए हमें एक ड्रैगन पिल की जरूरत होगी। ये सुनकर तीनों चौंक जाते हैं। बेकाओ कहता है कि पूरे तियानजुआन कॉन्टिनेंटल में बहुत कम ड्रैगन पिल्स है, उसे ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जियोचे कहता है कि सिटी में एक जगह पर ड्रैगन पिल है, उसका नाम ह्यू चेम्बर कॉमर्स स्टोर है। तियान पूछता है कि आप शेन हुआंग एम्पायर से आए हैं तो आपको ह्यू चेम्बर के बारे में कैसे पता? जियोचे कहता है कि तुम अभी मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मुझे सब चीजों के बारे में पता होता है। तुम ह्यू चेम्बर में ड्रैगन पिल लेने जाओगे लेकिन स्टोर का मालिक तुम्हें वो पिल नहीं देगा। तियान कहता है कि अगर पिल किसी दूसरे के पास होती तो हम उसे छीन लेते, मगर ह्यू चेम्बर से फाइट करना बहुत मुश्किल है। जियोचे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। जियोचे उन्हें वो करेंसी कार्ड देता है जो उसे ह्यू चेम्बर के मालिक पुए ने दिया था। जियोचे तियान से कहता है कि मेरी सारी बातों का ध्यान रखना और बेकाओ को अपने साथ ले जाओ ताकि तुम्हें बता सके कि ड्रैगन पिल असली है या नकली। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जियोचे कहता है कि मुझे चेन के लिए मेडिसिन लेकर आनी थी पर मैं भूल गया। तुम दोनों ड्रैगन पिल लेने जा रहे हो तो किसी दूसरे को मेरे साथ मेडिसिन लेने के लिए भेज दो। तियान कहता है कि मेरे और बेकाओ के अलावा कोई भी सीक्रेट रूम में नहीं जा सकता। जियोचे कहता है कि अब हम क्या करेंगे? अगर मेडिसिन देने में देर हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। तियान सीक्रेट रूम की चाबी बाहर निकाल कर कहता है कि आप अकेले ही मेडिसिन लेकर आइए। जियोचे नाटक करते हुए कहता है कि मैं बाहर का आदमी हूँ, मैं इस तरह तुम्हारे सीक्रेट रूम में अकेला नहीं जा सकता। तियान कहता है कि आप एक कैसी बात कर रहे हैं? आज चेंग के दादाजी और हमारे फैमिली मेंबर है। जियोचे कहता है कि मुझे चेंग को बचाने के लिए ये करना ही होगा। वो सीक्रेट रूम की चाबी ले लेता है। तियान और बेकाओ ड्रैगन पिल लेने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम लेन और युआनबा को देखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स उनके पास आते हैं। वो बताते हैं कि हमने जियोचे को हर जगह ढूंढा मगर हमें वो कहीं नहीं मिला। ये सुनकर युआनबा रोने लगता है। एक स्टूडेंट कहता है कि शायद जियो ट्राइब के लोगों ने जियोचे को किडनैप कर लिया। ये सब सुनकर लेन को जियोचे की बहुत फिक्र होती है। फिर हम जियोचे को देखते हैं। वो सीक्रेट रूम में चला जाता है। वो अपने मैजिक से सीक्रेट रूम की सारी मेडिसिन और हर्ब कर लेता है। वहाँ उसे थंडरबोल्ट ग्रेनेड और पॉइजनस गन भी मिलती है। वो उन्हें भी ले लेता है। जियोचे चेंग के पास जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बताऊँ। चेंग कहता है कि मैं आपका पोता हूँ, आप मुझे कुछ भी बता सकते हैं। तो जियोचे अपने असली रूप में आ जाता है। उसे देखकर चेंग दंग रह जाता है। दूसरी तरफ हम तियान और बेकाओ को ह्यू चेम्बर में देखते हैं। वो पुए को करेंसी कार्ड देता है। उसे देखकर पुए को कुछ दिन पहले की बात याद आती है जब जियोचे एल्डर का रूप लेकर स्टोर में आया था। जियोचे ने पुए से कहा था कि जो कोई भी इस कार्ड को लेकर आएगा तुम उसे ड्रैगन पिल दे देना। पुए तियान को ड्रैगन पिल दे देता है। तियान और बेकाओ वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में जाते हुए दोनों मिस्टर वांगफू की तारीफ करते हैं। कुछ वक्त में दोनों जियो ट्राइब पहुँच जाते हैं। वहाँ सारे स्टूडेंट मिस्टर वांगफू यानी जियोचे को ढूंढ रहे थे। डॉक्टर गोंगसुन तियान को बताता है कि अचानक से यंग मास्टर बेहोश हो गए और उन्हें अभी तक होश नहीं आया। ये सुनकर तियान के हाथ से ड्रैगन पिल गिर जाती है। तभी एक स्टूडेंट उस पर पैर रख देता है जिस वजह से वो पिल टूट जाती है। बेकाओ कहता है कि मैंने इसे चेक किया था, ये ड्रैगन पिल थी, तो अब ये केक कैसे बन गया? फिर हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं। जियोचे वाली पॉइजन पिल की मदद से उस केक में ड्रैगन पिल का ऑरा डाल देता है ताकि किसी को पता न चले कि ये केक है। जियोचे शुरू से ही इन सब चीजों को प्लान कर रहा था। फिर हम परजेंट का सीन देखते हैं कि स्टूडेंट आकर बताता है कि किसी ने सीक्रेट रूम को लूट लिया। तियान बेकाओ के साथ वहाँ जाता है। वहाँ से सारी मेडिसिन, स्पिरिट सोल सॉर्ड और कुछ वेपन्स गायब थे। ये देखकर तियान घबरा जाता है। वहाँ उसे एक लेटर मिलता है जो जियोचे ने छोड़ा था। उसमें लिखा था कि तुम्हारा बेटा अब अपंग हो गया है, यहाँ तक कि असली वांगफू भी उसे ठीक नहीं कर सकते। ये पढ़कर तियान को बहुत गुस्सा आता है। उसके मुंह से खून आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम जियोचे को देखते हैं। वो जियो ट्राइब से दूर जा रहा था। मॉली कहती है कि तुम इस सब कचरे को दूसरी जगह नहीं डाल सकते हो क्या? जियोचे कहता है कि अभी इसके लिए वक्त नहीं है, मुझे यहाँ से भागना होगा। तभी जियो जो है उसके सामने आ जाता है। जियोचे उसे पागल बनाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जियो जो के मैजिक
क्रिस्टल पर मैसेज आता है कि मिस्टर वांग फुई जियो जे है, उसने सिगरेट रूम से चीजें चुरा ली है, सब लोग उसे ढूंढो। यह सुनकर जियो जे को बहुत गुस्सा आता है। वो जियो चे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। जियो चे शेडो स्टार गोड की मदद से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जे अटैक करके उसे दूर गिरा देता है। जे उसे देखने के लिए जाता है, तभी जियो चे उसके सामने थंडरबोल्ट ग्रेनेड ब्लास्ट कर देता है। फिर अब हम देखते हैं कि ग्रेनेड के ब्लास्ट होने की वजह से जियो चे चट्टान से जाकर टकराता है, जिससे कुछ चट्टानें भी नहीं टूटती। लेकिन जे को उस ब्लास्ट से कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने एक शील्ड बना ली थी। जे कहता है कि हमारे ट्राइब का ट्रेजर चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मौली कहती है कि हर बार तुम्हारे ट्रिक उस पर काम नहीं करेगी। अगर मैं कुछ नहीं करूँ तो तुम बच नहीं पाओगे, और अगर मैंने उससे फाइट की तो वो और मैं हम दोनों मर जाएंगे। जियो जे कहता है कि मैं उसे हराने की पूरी कोशिश करूंगा। जे उस पर अटैक करने के लिए आता है, पर जियो जे अपनी शेडो गोड स्किल से बच जाता है। जियो जे पॉइजनस गन से उस पर अटैक करता है, लेकिन जे एक शील्ड बनाकर बच जाता है। उस बुलेट की फोर्स की वजह से वो दूर हो जाता है। इसका फायदा उठाकर जियो चे वहाँ से भागने लगता है। इससे जे को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी पावर एक्टिवेट करके जियो चे पर अटैक करता है, तो जियो चे इविल सोल को एक्टिवेट करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जे का अटैक ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से जियो चे अपने असली रूप में आकर दूर गिर जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तभी लेन भी वहाँ जाती है। वो अपने मैजिकल बिस्ट जू पर बैठकर जियो चे के पास जाने लगती है। जे जियो चे पर अटैक करती है, लेकिन तभी लेन उसे पकड़कर जू पर बिठा लेती है। वो दोनों वहाँ से दूर जाने लगते हैं। लेन उससे पूछती है कितने दिनों से तुम गायब हो गए थे, सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जियो चे कहता है कि मैं तुम्हें सब बताता हूँ, पर पहले यहाँ से जल्दी चलो। दोनों वहाँ से दूर जाने लगते हैं। जे कहता है कि कॉन्टेक्टेड स्पीड बिस्ट भी तुम्हें नहीं बचा सकता। जे उन पर अटैक करता है, पर वो बचकर निकल जाते हैं। लेन कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि बूढ़े होने के बाद तुम एक मासूम जीनियस की तरह दिखोगे, मगर जो भी तुमने अभी किया वो बहुत गलत था। जियो चे कहता है कि इन बुरे लोगों से निपटने के लिए मुझे भी बुरा बनना होगा। संतों का कहना है कि हमें नाराजगी का बदला जस्टिस से लेना चाहिए, और मैं हमेशा संतों की बात मानता हूँ। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? लेन कहती है कि हमने तुम्हें सब जगह ढूंढा, पर तुम कहीं नहीं मिले। फिर हमें लगा कि जियो ट्राइब ने तुम्हें किडनैप कर लिया होगा, इसलिए मैं चेक करने के लिए यहाँ आई। जियो चे पूछता है कि तुम मेरे लिए इतना खतरा क्यों उठा रही हो। ये सुनकर लेन शर्मा जाती है। वो कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। वो ये भी बताती है कि मेरी फैमिली जीनियस सेक्टर में आ गई है, वही मेरे मैजिकल बीस्ट जू को यहाँ लेकर आए हैं। अब मैं तुम्हें इंपियर सिटी लेकर जा रही हूँ, इसीलिए तुम्हें जियो ट्राइब से डरने की जरूरत नहीं है। जियो चे कहता है कि कौन सी फैमिली है जिसके पास इतने हाई लेवल का फ्लाइंग बीस्ट है। तभी जे स्टॉर्मी ईगल लेकर वहाँ जाता है। उसे देखकर लेन जू की स्पीड बढ़ाती है। जे भी ईगल की स्पीड बढ़ाकर उनके पीछे जाता है। वो ईगल से उन पर अटैक करवाता है, तो लेन एक शील्ड बनाकर उसके अटैक से बचने की कोशिश करती है, पर जे लगातार अटैक करके उस शील्ड को तोड़ देता है। जे एक चट्टान पर अटैक करता है, जिससे जू का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगते हैं। लेन अपनी पावर से जू को संभालती है। जियो चे उससे ऊपर चलने के लिए कहता है। जू उन्हें बादलों के ऊपर लेकर जाती है। लेन कहती है कि अब जू बहुत थक चुकी है, हम ज्यादा देर तक नहीं बच पाएंगे। जियो चे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ गई। लेन कहती है कि तुम अपने आप को दोष मत दो, ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया। तभी जे की ईगल जियो चे को पकड़ लेती है। जियो चे पॉइजनस गन से ईगल को शूट करता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है और जियो चे को छोड़ देती है। जियो चे के हाथ से गन छूट जाती है, जिसे जे अपनी मैजिक से पकड़ लेता है। जियो चे तेजी से नीचे गिरने लगता है, पर लेन उसे पकड़ लेती है। तभी जे जू के फेदर में बुलेट शूट कर देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। जे फिर से उन पर फायर करता है। जियो चे लेन को बचाने के लिए उसे पकड़ लेता है, जिससे वो बुलेट उसके हाथ पर लग जाती है। जे ईगल लेकर उनके सामने आ जाता है। जियो चे कहता है कि हम दोनों को नीचे कूदना होगा, क्योंकि ये एक पॉइजनस गन है। अगर मैंने जल्दी इलाज नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। जे उन पर अटैक करता है। इतने में लेन और जियो चे नीचे कूद जाते हैं। जियो चे लेन को पकड़ने लगता है, पर जे अटैक करके उन्हें दूर कर देता है। दोनों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। जे उन्हें पकड़ने के लिए जाने लगता है, तभी नीचे एक
फॉर्मेशन एक्यूट होती है जिससे जे के ईगल को काफी तकलीफ होती है और वो नीचे नहीं जा पाता। जियोचे कहता है कि मुझे मिस्टिक वर्ल्ड पर पहुंचने में थोड़ी और पावर की जरूरत है। मॉली कहती है कि कम से कम हेवन फेज की पावर है, इसके बहुत ज्यादा चांस है कि तुम्हारी मिस्टिक वेज फट जाएगी। क्या वो लड़की तुम्हारे लिए इतने मायने रखती है? जियोचे कहता है कि उसने मेरी जान बचाई है, मैं उसे इस तरह मरने नहीं दे सकता, मुझे उसका एहसान चुकाना ही होगा। जियोचे लेन को पकड़ लेता है और मॉली को पावर एक्टिवेट करने के लिए कहता है। मॉली उसकी पावर एक्टिवेट कर देती है। जियोचे अपने पावर से लेन के आसपास एक फोर्स बना देता है जिसकी वजह से वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। जियोचे के पास कोई फोर्स नहीं थी जिस वजह से वो तेजी से नीचे गिर जाता है। लेन धीरे धीरे नीचे आती है। वहाँ जियोचे बेहोश पड़ा हुआ था। वो उसे अपनी पावर से ठीक करने की कोशिश करती है पर फिर भी उसे होश नहीं आता। इससे लेन बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। वो कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई पर मैं तुम्हें नहीं बचा सकी। तभी जियोचे को होश आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है। वो ये भी कहता है कि मैंने मेरी सारी मिस्टिक पावर का यूज कर लिया, अब मैं कुछ वक्त तक इसका यूज नहीं कर पाऊंगा। तभी उन्हें किसी चीज की आवाज आती है। लेन अपनी शॉट को बाहर निकाल देती है। जियोचे कहता है कि ये स्मेल मिस्टिक बिस्ट की है जो एंटी फेज के लेवल 7 पर है। दो बच्चे उस बिस्ट से बचकर भाग रहे थे पर भागते हुए वो लड़की गिर जाती है। बिस्ट उस पर अटैक करने लगता है लेकिन लेन अटैक करके बिस्ट को दूर कर देती है। वो बिस्ट अपने साथी बिस्ट को भी वहाँ बुला लेता है। सारे बिस्ट उन्हें घेर लेते हैं। तभी जियोचे फायर ड्रैगन पिल बाहर निकाल लेता है जिसके और से डरकर सारे बिस्ट वहाँ से भाग जाते हैं। वो कहता है कि वो सब इस पिल की थोड़ी सी एनर्जी से डरकर भाग गए, इसलिए ड्रैगन क्लेन को किंग ऑफ बिस्ट कहा जाता है। वो दोनों बच्चे फिनिश डिसेंटेड यानी वंशज थे। उनका नाम फेंग जियान एर और फेंग जुएर था। दोनों कहते हैं कि हमारी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। जियोचे और लेन उन दोनों को उनके घर छोड़ने के लिए जाते हैं। आगे जाते वक्त कुछ आदिवासी उन पर एरो से अटैक करते हैं मगर लेन उन सब एरो को रोक देती है। एक आदिवासी सामने आता है। जुएर कहता है कि फेंग शिशु ये बुरे लोग नहीं है, इन्होंने हमारी जान बचाई। तभी जुएर और जियान के डैड फिनिश डिसेंडेंट का लीडर फेंग बाइचुआन भी वहाँ जाता है। वो दोनों अपने डैड से मिलकर बहुत खुश होते हैं। जियोचे और लेन उनके साथ जाते हैं। जुआन बताता है कि हमारा ट्राइब बहुत सालों से यहाँ रह रहा है, आपने मेरे बच्चों की जान बचाई, इसीलिए हमारा पूरा ट्राइब आपका शुक्रिया करता है। जुएर कहता है कि मैं फ्यूचर लीडर हूँ। तभी जुआन उसे चुप कर देता है। इससे जियोचे और लेन काफी हैरान होते हैं। जुएर खुशी से कहते हैं कि हम घर पहुँच गए पर वहाँ कोई घर नहीं था। इससे जियोचे काफी हैरान होता है। जियान अपने मैजिक से शील्ड को ओपन करती है और सब अंदर चले जाते हैं। दरअसल फिनिक्स वंशज बाहरी लोगों से छिपकर रहा करते थे। सब फिनिक्स विलेज 10,000 बिस्ट माउंटेन में पहुंच जाते हैं। वहाँ के लोगों को देखकर जियोचे सोचता है कि यहाँ सब लोगों की मिस्टिक पावर बिगिनर फेज के लेवल 10 से ज्यादा नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपनी लिमिट्स को छिपा रखा हो। मॉली कहती है कि उससे जरूरी बात यह है कि मुझे यहाँ फिनिक्स की स्मेल आ रही है। जियोचे कहता है कि क्या तुम लेजेंडरी एशियन मिस्टिकल बिस्ट फिनिक्स की बात कर रही हो? मॉली कहती है कि इस जगह से बाहर बहुत सारे एडवांस मिस्टिक बिस्ट है पर फिर भी वो अंदर नहीं आते। इन सब लोगों के सर का मार्क फिनिक्स ब्लड लाइन का सिंबल है। शायद ये एक गार्डियन विलेज है। जियोचे को माउंटेन्स में एक सीलिंग फॉर्मेशन दिखाई देती है। जुआन कहता है कि तुम दोनों ने पूरी रात सफर तय किया, इसलिए तुम अभी आराम कर लो। वो उन दोनों को रूम में ले जाता है। जियोचे लेन से कहता है कि मैं बाहर वाले कमरे में सो जाऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। जुआन वहाँ से जाने लगता है। जियोचे उससे पूछता है कि क्या तुम फिनिक्स के गार्डियंस हो? इससे जुआन नाराज होकर बाहर चला जाता है। जियोचे भी उसके पीछे जाता है। जुआन कहता है कि मुझे पता था कि तुम भी उसी के लिए यहाँ आए हो। तुम जानते थे कि विलेज के बाहर बहुत सारे मिस्टिक बिस्ट हैं, उनसे बचकर तुम अंदर नहीं आ पाओगे, इसलिए तुमने मेरे बच्चों को बचाने का नाटक किया और यहाँ आ गए। जियोचे कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, एक दुश्मन ने हमारे ऊपर अटैक किया और हम यहाँ गिर गए। मगर जुआन को इस बात पर भरोसा नहीं होता। जियोचे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ जो खुद को घायल करके तुम्हारे बच्चों की जान बचाऊंगा? अगर मैं जानबूझकर यहाँ आता तो सीधा तुमसे इसके बारे में नहीं पूछता। जुआन कहता है कि भले तुम सच कह रहे हो पर तुम्हें इससे काफी निराशा होगी क्योंकि जिस चीज को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसे तुम अपने साथ नहीं ले जा पाओगे। जियोचे कहता है कि फॉर्मेशन से तुम फिनिक्स के ट्रेजर को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अगर कोई भी इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ सकता तो यहाँ आना बेकार है। यह सुनकर जुआन को भरोसा हो जाता है कि जियोचे सच बोल रहा है कि वो यहाँ जानबूझकर नहीं आया। जियोचे पूछता है कि विलेज के सब लोग अभी बिगिनर फेज के लेवल 10 पर है तो तुम इतनी कम पावर से ट्रेजर को कैसे प्रोटेक्ट करते हो? मगर जुआन इसका कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। लेन भी छिपकर ये सब बातें सुन रही थी। वो जियोचे से फिनिक्स के बारे में पूछती है मगर वो भी उसे कुछ नहीं बताता और
और सोने के लिए चला जाता है। कुछ दिनों तक जियोचे और लेन उसी विलेज में रहते हैं। वो दोनों काम करने में उनकी मदद करते हैं। जियोचे अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करता है। लेन उससे मीट पकाकर जुएर और जियान को देती है, जिससे दोनों खुश होते हैं। उन्हें देखकर चुआन को भी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम जे को देखते हैं। वो डार्क इविल ग्रुप के लोगों के साथ उसी माउंटेन के ऊपर था जहाँ से जियोचे और लेन नीचे गिरे थे। डार्क ग्रुप का लीडर जोंग लाओसन बताता है कि ये जगह 10,000 बिस्ट माउंटेन का सेंटर है। यहाँ किसी मिस्टीरियस फोर्स ने एक पावरफुल फॉर्मेशन बनाई है, इसीलिए कोई भी मिस्टिकल बिस्ट उसके आसपास नहीं जाते। ये अपनी पावर से उस फॉर्मेशन को देखता है। वो कहता है कि कहा जाता है कि यहाँ के गार्डियन ट्राइब के पास बहुत बड़ा ट्रेजर है। क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि वो दोनों यही है? जोंग स्मेल करके कहता है कि कुछ वक्त पहले एक लड़का और लड़की 2 बच्चों के साथ यहाँ पर थे। जे कहता है कि अब हमारा मिशन बदल गया है। हम जियोचे को पकड़ने के साथ साथ ट्रेजर भी ढूंढेंगे। वो सब माउंटेन से नीचे चले जाते हैं। वहीं हम लेन को देखते हैं। वो जियोचे के हाथ का घाव देखती है जो पूरी तरह से हील हो गया था। इससे वो बहुत हैरान होती है क्योंकि उसका घाव काफी जल्दी ठीक हो गया था। जियोचे कहता है कि मैं ग्रेट डॉक्टर हूँ और मुझे खाना खाना भी बहुत पसंद है। मैं सब चीजें खा लेता हूँ जिससे मैं जल्दी ठीक हो जाता हूँ। लेन कहती है कि अब मेरी रक्षा करने के लिए तुम अपनी जान खतरे में मत डालना। पहले तुम्हें खुद की जान बचानी चाहिए। जियोचे कहता है कि मैं अपनी जान की फिक्र करता हूँ। मैं कभी भी अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगा, लेकिन मैं उस लड़की को मरने नहीं दे सकता जो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करती है। जियोचे अपने पिछले जन्म की मंगेतर को सोचकर ये सब कह रहा था। तभी उन दोनों को गाँव वालों की आवाजें सुनाई देती है। किसी ने विलेज पर अटैक कर दिया था। दोनों देखने के लिए बाहर जाते हैं। फिर अब हम जियोचे और लेन को देखते हैं। वो फिनिक्स विलेज के गेट पर आते हैं। वहाँ विलेज के लोग अपने पास से शील्ड की बाहर बढ़ा रहे थे क्योंकि बाहर से जो है डार्क इविल ग्रुप के लोगों के फिनिक्स विलेज की शील्ड पर अटैक करवा रहा था। यह कहता है कि अगर आज मैं जियोचे का पीछा नहीं कर रहा होता तो हमें ये जगह कभी नहीं मिलती। अब मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। जोंग कहता है कि आपने एक तीर से 2 शिकार किए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इस शील्ड को इतनी आसानी से तोड़ पाएंगे। यह कहता है कि ये सिर्फ एक हिडन फॉर्मेशन है। इसे तोड़ना अर्थ फेज के लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन मेरे लिए इसे तोड़ना बच्चों का खेल है। यह अपनी ईगल फॉर्मेशन से शील्ड पर अटैक करता है, जिससे वो शील्ड टूट जाती है। उसकी फोर्स की वजह से चुआन नीचे गिर जाता है। सब लोग उसे संभालते हैं। यह अंदर आने लगता है। चुआन कहता है कि जो लोग रिस्ट्रिक्टेड पैलेस पर आते हैं उन्हें जान से मार दिया जाता है। फिनिक्स विलेज के लोग अपने पास से शील्ड और स्पीयर बना लेते हैं और जे के सामने खड़े हो जाते हैं। जोंग अपने साथियों को उन्हें मारने के लिए भेज देता है। डार्क ग्रुप के लोग मिलकर विलेज के लोगों पर अटैक करते हैं, जिससे वो पीछे होने लगते हैं। मगर विलेज के लोग उनकी बॉडी में स्पीयर घुसाकर उन्हें दूर फेंक देते हैं। इससे जे को बहुत गुस्सा आता है। वो फिर से अपनी ईगल फॉर्मेशन से उन पर अटैक करता है। उसे देखकर चुआन को पता चल जाता है कि जे सोल फेज पर है। इससे वो घबरा जाता है। वो सब लोगों को पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन तभी ईगल उन पर अटैक कर देती है, जिससे सब दूर जाकर गिरते हैं। चुआन अपने आप को संभालता है। अचानक जोंग अपनी माउंटेन ब्रेकिंग ब्लेड से उस पर अटैक कर देता है। चुआन अपनी स्वॉर्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जोंग उसकी स्वॉर्ड तोड़कर उसे घायल कर देता है। जोंग चुआन को जान से मारने लगता है, लेकिन लेन अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके जोंग को दूर कर देती है। जियान चुआन के पास जाती है, पर वो बेहोश हो जाता है, जिससे जियान उदास होकर रोने लगती है। जोंग कहता है कि तुम जैसी सुंदर लड़की इतने खतरनाक माउंटेन पर क्या कर रही है? डार्क ग्रुप के सब लोग लेन का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। लेन अपने गले के बीट यानी मोती को टच करती है, जिससे उसका ऑरा पावरफुल हो जाता है। ये देखकर जे हैरान हो जाता है। वो कहता है कि इसके पास मिस्टिक पावर लॉकेट बिट कैसे है? आखिरकार ये लड़की है कौन? इसने अपनी पावर को दबा रखा था। लेन अपनी एम्ब्रेस शॉट को एक्टिवेट कर लेती है और हवा में उड़कर डार्क ग्रुप पर अटैक करती है, जिससे वो दूर गिरते हैं। अचानक लेन के हाथ में दर्द होने लगता है, जिससे उसका ऑरा नॉर्मल हो जाता है। तभी जोंग अपने डार्क इविल थंडर से लेन पर अटैक कर देता है, जिससे वो दूर हो जाती है। वो अपने आप को संभालने लगती है। इतने में जोंग लेन की चेस्ट पर पैर रखकर उसे गिरा देता है। इससे जियान डर जाती है। वो विलेज के लोगों को लेन की मदद करने के लिए कहती है। विलेज के लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं। डार्क ग्रुप उनसे फाइट करने लगता है, जिसमें फिनिक्स विलेज के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ये देखकर लेन को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी स्वॉर्ड लेने की कोशिश करती है, पर जोंग उसका हाथ दबा देता है। तभी जियोचे पॉइजनस गन से जोंग को शूट कर देता है, जिससे वो लेन से दूर हो जाता है। उसे देखकर जे को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने पावर एक्टिवेट करके उस पर अटैक करने के लिए जाता है। जियोचे लेन से कहता है कि जल्दी वहाँ से हट जाओ। लेन वहाँ से दूर हो जाती है तो जियोचे जे के सामने थंडर ग्रेनेड ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो विलेज से बाहर जाकर गिरता है और उसे काफी चोट लग जाती है। जियोचे
विलेज वालों को प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने के लिए कहता है। जियान विलेज वालों के साथ मिलकर शील्ड को दोबारा बना देती है। जियोचे काफी थक गया था, वो नीचे गिर जाता है। लेन उसे संभालती है। डार्क ग्रुप के लोग फिर से शील्ड पर अटैक करने लगते हैं। जियोचे कहता है कि शील्ड ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, हमें जल्दी से फिनिक्स ओनली लेन में जाना होगा। लेकिन शिशु इनके लिए मना कर देता है। जियोचे कहता है कि तुम एक वॉरियर हो, तुम फाइट में मर गए तो कोई बात नहीं, अगर फिनिक्स विलेज के सब लोग मर गए तो तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा। मगर विलेज के लोग जियोचे की बात नहीं समझते और होली लैंड में जाने से मना कर देते हैं। उनका कहना था कि हम किसी बाहर वालों को फिनिक्स होली लैंड में नहीं जाने दे सकते। यूएल विलेज के लोगों की डेड बॉडीज और शील्ड की हालत देखकर बहुत गुस्सा होता है। वो जियोचे से कहता है कि मैं आपको होली लैंड में लेकर जाऊंगा। शिशु कहता है किसी विलेज लीडर ही ये फैसला ले सकता है। यूएल कहता है कि मेरे डेड अभी कोमा में है, इसीलिए अब मैं लीडर हूँ। ये मेरा ऑर्डर है कि सारे विलेज वाले होली लैंड में जाएंगे। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ वक्त में जय उस शील्ड को तोड़कर विलेज में आ जाता है। डार्क ग्रुप के लोग फाइट करने के लिए जाते हैं पर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। वो विलेज में उन्हें ढूंढने लगते हैं। फिर हम फिनिक्स रेस्ट्रिक्टेड लैंड का सीन देखते हैं। जियोचे सब लोगों के साथ वहाँ आ जाता है। जियान वहाँ अपनी ब्लड ड्रॉप गिराकर अपनी पावर एक्टिवेट करती है, जिससे होली केव का डोर ओपन हो जाता है। यूएस सबसे पहले अंदर चला जाता है। एक एक करके सब लोग केव के अंदर चले जाते हैं। बस जियान और जियोचे बाहर रह जाते हैं। इतनी देर में जो डार्क ग्रुप के साथ वहाँ जाता है। डार्क ग्रुप उन पर अटैक करने के लिए आता है। जियान अपने सामने एक फायर बैरियर बना देती है, जिसकी वजह से डार्क ग्रुप की बॉडी में आग लग जाती है और वो जलकर मर जाते हैं। यूएल और जियोचे भी केव में चले जाते हैं। जय कहता है कि लेजेंडरी फिनिक्स रेस्ट्रिक्टेड लैंड है। जियो ट्राइब इसे बहुत वक्त से ढूंढ रहा था, आखिरकार हमें एक जगह मिल गई। जियोंग कहता है कि फॉर्मेशन बहुत खतरनाक है, अब हम क्या करेंगे। जय कहता है कि इन्हें चारों तरफ से घेर लो, इनके पास खाना और पानी नहीं है। जब इनकी हालत खराब हो जाएगी तब वो अपने आप बाहर आ जाएंगे। फिर हम जियोचे को देखते हैं। वो पूछता है कि जय के साथ जो लोग हैं वो मुझे जियो ट्राइब के लगते हैं, आखिरकार वो सब कौन है। लेन बताती है कि वो इविल डार्क ग्रुप है। जय ने उनके लीडर की मदद की थी, जिस वजह से वो जियो ट्राइब से जुड़ गए। वो ये भी कहती है कि हमें यहाँ कुछ खाने और पीने के लिए नहीं मिलेगा, इस तरह हम ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं बच पाएंगे। तभी चुआन को होश आ जाता है, जिससे सब लोग खुश होते हैं। चुआन यूएस से कहता है कि तुमने सब लोगों को यहाँ लाकर बहुत अच्छा काम किया। चुआन जियोचे और लेन से कहता है कि तुम दोनों ने फिर से हमारी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। लेन कहती है कि आपको थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, ये सब हमारी वजह से हुआ। अगर हम यहाँ नहीं आते तो उन्हें इस जगह के बारे में कभी पता नहीं चलता। जियोचे पूछता है कि हम यहाँ फंस गए हैं, क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता है। चुआन कहता है कि अब मैं तुम्हें सच बताता हूँ, हम फिनिक्स वंशज हैं, लेकिन हम किसी ट्रेजर की रक्षा नहीं करते हैं। हमारे एंसेस्टर्स के रिकॉर्ड्स के हिसाब से फिनिक्स तियानजुआन कॉन्टिनेंट में गिरा था। उसके ट्रायल के लिए नॉर्थ और साउथ को चुना गया। जो लोग ट्रायल में पास हो जाते हैं उन्हें असली फिनिक्स की ब्लड लाइन और फिनिक्स की पावर मिलती है। जिन लोगों को विरासत में सत्ता मिली उन्होंने फिनिक्स डिसेंडेंट को जन्म दिया। सब लोगों को पता है कि साउथ के फिनिक्स एम्पायर को विरासत में फिनिक्स से ब्लड लाइन मिली, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स ने एक गलती कर दी, जिससे फिनिक्स सोल बहुत गुस्सा हुई और उसने हमारे एंसेस्टर्स को कर्स यानी श्राप दे दिया। उस वक्त के बाद से हमारे ट्राइब में कोई भी बिगिनर फेज के लेवल 10 को पार नहीं कर पाया, जिस वजह से हम इतने कमजोर हैं। जियोचे कहता है कि ये बात बहुत पुरानी है और इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो तुम्हें इसकी सजा क्यों मिल रही है। चुआन जियोचे का हाथ पकड़कर कहता है कि हमारे ट्राइब को कर्स से बचाने का यही एक मौका है कि क्या तुम इसमें हमारी मदद करोगे। तुम्हारे पास फिनिक्स मार्क नहीं है, इसलिए तुम हमारे ट्राइब के साथ शापित नहीं हो। फिनिक्स का ट्रायल पास करके अब तुम हमें बचा सकते हो। अगर तुम इसमें पास हो गए तो तुम्हें बाहर खड़े उन लोगों से भी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ट्रायल बहुत हार्ड और खतरनाक है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। जियोचे बिना कुछ सोचे ट्रायल के लिए चला जाता है। वहाँ जाते डोर गायब हो जाता है। तभी फिनिक्स सोल अपनी आंखें खोलती है, जिसे देखकर जियोचे चौंक जाता है। सोल जियोचे का स्वागत करती है। वो जियोचे पर कुछ मैजिक करती है। जियोचे पूछता है कि फिनिक्स की स्पीड तियानजुआन कॉन्टिनेंट पर ही क्यों आई। सोल बताती है कि जब फिनिक्स फ्लेम एम्पायर से फाइट कर रही थी तब वो बहुत बुरी तरह घायल हो गई और यहाँ गिर गई। इससे जियोचे बहुत हैरान होता है। वो पूछता है कि क्या आप जिन्हो और जुक्यू की फाइट की बात कर रही है। सोल कहती है कि तुम इतने भी अज्ञानी नहीं हो। फिनिक्स ट्रायल के दो पार्ट होते हैं, जिसे टेस्ट ऑफ बॉडी और टेस्ट ऑफ हार्ट कहा जाता है। अगर तुम ट्रायल छोड़ना चाहो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। अगर तुम राग बन जाओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जियोचे कहता है कि मैं इस ट्रायल के लिए तैयार हूँ।
सोल वहाँ से गायब हो जाती है। तभी कुछ फिनिक्स बर्ड्स जियोचे पर अटैक करती है। वो अपनी शेडो गोट की मदद से उनसे बच जाता है। वो बर्ड जमीन से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन फिर से बहुत सारी फिनिक्स बर्ड्स आ जाती है। जियोचे शेडो गोट की मदद से उनसे दूर भागने की कोशिश करता है, पर एक ब्लास्ट की वजह से वो दूर जाकर गिरता है, जिससे उसके मुंह से खून आने लगता है। सारी फिनिक्स बर्ड्स एक साथ जियोचे पर अटैक करती है। जियोचे इविल गोट की फायर से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर फिनिक्स बर्ड की फायर इविल गोट की मिस्टिक वेस में चली जाती है, जिससे जियोचे को काफी दर्द होता है। वो अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है, जिससे सारी फायर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। इससे जियोचे को लगता है कि उसने टेस्ट को पास कर लिया। तभी जमीन फटने लगती है और उसके अंदर से लावा बाहर आता है। उस लावा के अंदर से जायंट फिनिक्स बर्ड बाहर आती है। उसे देखकर जियोचे चौंक जाता है, पर मोली काफी खुश होती है। तभी फिनिक्स लावा से जियोचे पर अटैक करती है। जियोचे उड़कर उससे दूर जाने की कोशिश करता है, पर लावा ठंडा होकर उसकी बॉडी पर जम जाता है, जिससे उसकी बॉडी पूरी तरह से पत्थर में ढक जाती है। लेकिन जियोचे उससे बाहर निकल जाता है। वो जियो ट्राइब से चुराई हुई टाइगर स्पीड स्वॉर्ड से फिनिक्स का फेदर काट देता है, जिससे फिनिक्स को बहुत दर्द होता है और वो लावा में गिर जाती है। इससे जियोचे को लगता है कि फिनिक्स मर गई, लेकिन फिनिक्स फिर से लावा से बाहर निकल जाती है। उसका फेदर भी रीजनरेट यानी ठीक हो जाता है। ये देखकर जियोचे बहुत हैरान हो जाता है। मोली कहती है कि इसका जन्म फायर से होता है और ये फायर में ही बड़ी होती है। अगर ये फ्लेम नहीं रुकेगी तो ये दोबारा जिंदा होती रहेगी। इसके सर पर जो मार्क है वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। फिनिक्स जियोचे पर अटैक करने के लिए आती है। जियोचे अपने फॉलिंग मून हैंड स्टार्स मुंह से फिनिक्स के सर के मार्क पर अटैक करता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और फिनिक्स गायब हो जाती है। लेकिन उसका लाइटनिंग हार्ट लावा में गिर जाता है, जिससे वो दोबारा जिंदा हो जाती है। इससे जियोचे बहुत परेशान होता है। फिनिक्स जियोचे पर अटैक करने के लिए आती है, पर उसके अटैक से बच जाता है। जियोचे पूछता है कि आखिरकार ये दोबारा जिंदा कैसे हो गई। मोली बताती है कि अगर तुम फिनिक्स को मार भी दोगे, पर उसके लाइटनिंग हार्ट की मदद से जिंदा होती रहेगी। तभी फिनिक्स जियोचे पर अटैक कर देती है। वो अपनी शेडो स्टार की मदद से बच जाता है। जियोचे तेजी से उससे दूर जाने लगता है, मगर फिनिक्स अटैक करके उसे दूर गिरा देती है, जिससे जियोचे को काफी दर्द होता है। मोली कहती है कि तुम काफी थक गए हो और तुम्हें जबरदस्ती अपनी बॉर्डर नहीं तोड़नी चाहिए। तुम फिनिक्स के गोल्डन मार्क तक भी नहीं पहुंच पाओगे जो उसके सर पर है। जियोचे मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे हराने के लिए मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। फिनिक्स अटैक करने के लिए आती है तो जियोचे अपनी इविल सोल को एक्टिवेट करता है। वो अपनी स्वॉर्ड से फिनिक्स को रोकने की कोशिश करता है, पर फिनिक्स की पावर काफी ज्यादा थी, जिस वजह से जियोचे पीछे होने लगता है। तभी जियोचे साइड में होकर अपनी स्वॉर्ड से फिनिक्स के गोल्डन मार्क पर अटैक करता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। फिनिक्स जियोचे को लेकर उड़ जाती है। जियोचे शेडो गोट की मदद से नीचे आ जाता है, जिससे फिनिक्स की बॉडी खत्म हो जाती है और उसका लाइटनिंग हार्ट टाइगर स्पीड स्वॉर्ड के साथ नीचे गिरने लगता है, पर जियोचे उसे पकड़ लेता है। जियोचे अपने फॉलिंग मून एंड स्टार मुंह से फिनिक्स के लाइटनिंग हार्ट को बर्बाद कर देता है, जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होता है और जियोचे दूर जाकर गिरता है। इससे उसे काफी चोट लग जाती है। तभी जमीन में दरारें पड़ने लगती है और जियोचे उस दरार में गिर जाता है। दूसरी तरफ हम लेन को देखते हैं। उसे जियोचे की काफी फिक्र हो रही थी कि उससे गए हुए एक दिन हो गया था। चुआन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जियोचे तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें बचाने के लिए जरूर वापस आएगा। केव के बाहर डार्क ग्रुप के लोग अपने मिस्टिक बीस्ट की मदद से बहुत सारा खाना लेकर वहाँ जाते हैं। जॉन कहता है कि हमने सब तैयारी कर ली है, अब हम 1 महीने तक यहाँ रुक सकते हैं। जय कहता है कि कुछ भी हो जाए हम उन्हें यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने देंगे। फिर हम जियोचे को देखते हैं, वो बेहोश पड़ा हुआ था। अचानक वो घबराते हुए उठता है। फिनिक्स की सोल उससे कहती है कि तुम्हारे पास इविल गोट की ब्लड लाइन है, जिसकी मदद से तुमने इतनी पावरफुल फिनिक्स फायर को भी दबा दिया। ये सुनकर जियोचे खुश होता है। सोल कहती है कि लेकिन तुम्हारे मेंटल स्ट्रेंथ तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ की तरह नहीं है। सिर्फ 7 लोग ही इस ट्रायल को पास कर पाए हैं। इससे तुम पास कर सकते हो या नहीं ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। भले तुम्हारी मिस्टिक पावर कमजोर हो, पर अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से इस ट्रायल को आसानी से पास कर सकते हो। जियोचे ट्रायल के लिए तैयार हो जाता है। सोल उसे ऑल द बेस्ट कहकर गायब हो जाती है। अचानक जियोचे के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो अपनी पिछले जन्म की मंगेतर लिंक के घर पर होता है, जो कैनियन कॉन्टिनेंट में था। जियोचे घर की चीजें देखने लगता है। तभी वहाँ आती है। उसे देखकर जियोचे बहुत खुश होता है। यिंग कहती है कि तुम बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। दोनों एक दूसरे गले मिलते हैं। यिंग कहती है कि बदला लेने के बारे में भूल जाओ और मेरे साथ बाम्बू फॉरेस्ट में रहो। जियोचे
कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ अब मैं बदला नहीं लूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब हम कभी भी दूर नहीं जाएंगे। वो यिन को गले लगा लेता है। यिन कहती है कि बहुत अच्छी बात है। तभी वो जियोचे की बैग में चाकू घुसा देती है जिससे उसे बेहद दर्द होता है, पर वो हंसते हुए इसे भी सह लेता है। इससे उसकी डेथ हो जाती है और वो फिनिक्स सॉल के पास पहुँच जाता है। जियोचे कहता है कि मैं ट्रायल में फेल हो गया, अगर मैंने तुम्हें निराश किया हो तो मुझे माफ कर देना। सॉल कहती है कि तुमने उस चाकू को देख लिया था, तुम आसानी से उस लड़की को मारकर ट्रायल पास कर सकते थे। जियोचे कहता है कि मेरे ऊपर उसके बहुत सारे एहसान है, उसने मुझे मार दिया तो अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। वो ये भी कहता है कि मुझे पावर चाहिए क्योंकि मुझे किसी इम्पोर्टेंट चीज को सेफ रखना है। सॉल कहती है कि तुमने एवनली ट्रेजर के साथ रिकार्नेशन यानी पुनर्जन्म की यात्रा की, जिसकी वजह से टाइम डायमेंशन और जगह बदल गई, जिससे तुम्हें खुद को बदलने का मौका मिला। तुम्हें अपने पछतावे और कर्ज को चुकाने का मौका मिला। जियोचे कहता है कि लेकिन मुझे मेरे मास्टर ने नहीं बताया कि पॉइजन बल का असली काम क्या है, क्या आप मुझे सच बता सकती है? सॉल कहती है कि मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। जैसे जैसे तुम्हारी पावर बढ़ती जाएगी और तुम्हारी पोजीशन बढ़ती जाएगी, एक दिन तुम सब चीजों को समझ जाओगे। जियोचे कहता है कि ये सब चीजें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ से जाना होगा। वो वहाँ से जाने लगता है। सॉल कहती है कि बधाई हो, तुम ऐसे 8वें इंसान हो जिसने पावर को छोड़कर अपने लोगों को चुना। तुमने पावर के लिए उन्हें चोट नहीं पहुँचाई। फिनिक्स एक काइंड यानी दयालु बीस्ट है। फिनिक्स के लैंड ट्रायल का असली मकसद फिनिक्स पावर की मदद से लोगों की रक्षा करना है। अगर इसका यूज लोगों की रक्षा करने के लिए नहीं होगा तो फिनिक्स की पावर किसी काम की नहीं है। अब मैं तुम्हें फिनिक्स की ब्लड लाइन दूंगी। फिनिक्स पावर जियोचे को घेर लेती है, उसके अंदर पावर ऐसे होने लगती है। सोल कहती है कि तुम अब तक के सबसे अच्छे ट्रायल पासर हो और तुम्हारे पास इविल गॉड की फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, इसलिए मैंने तुम्हें फिनिक्स ब्लड की 3 ड्रॉप्स दी है, जिसकी मदद से तुम फिनिक्स फ्लेम का यूज कर सकते हो। अब तुम्हारे मूव दूसरे लोगों से 3 गुना ज्यादा पावरफुल होंगे। जियोचे की बॉडी में सारी एनर्जी ऐसे हो जाती है जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है। सोल जियोचे को फिनिक्स डेटी पिल देती है। वो कहती है कि इस पिल की मदद से तुम्हारी मिस्टिक पावर बहुत बढ़ जाएगी। उस पिल को खाते ही इविल गॉड की मिस्टिक वेस की पावर बढ़ जाती है। सोल जियोचे को होली स्क्रिप्चर दिखाती है जिसका नाम फिनिक्स ओड टू वर्ल्ड, रोज फिंच कंफर्टिंग सॉन्ग और गोल्डन क्रो इंसिनरेशन बुक था। सोल कहती है कि इन्हें ग्रेट 3 इंसिनरेशन बुक्स के नाम से भी जाना जाता है। इनमें दुनिया को बर्बाद करने की ताकत है। फिनिक्स ओड वर्ल्ड 10 दिन तक तुम्हारे दिमाग में रहेगा, उसके बाद ये कंटेंट यानी सामग्री तुम्हारे दिमाग से गायब हो जाएगी। जियोचे उस कंटेंट को ले लेता है। वो पूछता है कि ये बस 5 लेवल क्यों है और तुमने मुझे 6 लेवल का कंटेंट क्यों नहीं दिया? सोल कहती है कि ये सब एक फ्रेगमेंट यानी टुकड़ा है, लेकिन तुम्हारे पास इविल गॉड की ब्लड लाइन है। जब मौका आएगा तुम्हें बाकी कंटेंट मिल जाएगी। तुम्हें फिनिक्स ब्लड लाइन को छुपाना होगा। अगर फिनिक्स जेटिस को ये मिल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। जियोचे पूछता है कि मैं इस फ्रेगमेंट की प्रैक्टिस कैसे करूँगा, मगर इतनी देर में सोल गायब हो जाती है। मॉली कहती है कि क्या तुम सच में फिनिक्स ओड वर्ल्ड की प्रैक्टिस करनी है? जियोचे कहता है कि जब मेरे मास्टर माउंटेन पर हर्ब्स इकट्ठा कर रहे थे वहाँ उन्हें हेवन मेडिकल क्लासेस मिला। मेरे मास्टर ने पहले 2 वॉल्यूम्स यानी खंड के कंटेंट्स निकाल लिए, जिसकी मदद से वो एक मेडिकल सेज यानी ऋषि बन गए जैसे मेरे मास्टर ने किए। मैं भी यही कर सकता हूँ। जियोचे बैठकर कल्टिवेशन करने लगता है। दूसरी तरफ हम लेन को देखते हैं। वो ट्रायल रूम के बाहर जियोचे का इंतजार कर रही थी। चुआन वहाँ आता है। वो लेन को खाने के लिए सेब देता है पर वो मना कर देती है। भूख की वजह से गाँव वालों की हालत खराब हो गई थी। जियान वहाँ आकर कहती है कि केव के बाहर वाले लोग सो रहे हैं। लेन जियान से कहती है कि मेरे बाहर जाते तुम फॉर्मेशन को बंद कर देना क्योंकि खाना लेकर आने का हमारे पास यही एक मौका है। लेन केव से बाहर चली जाती है। वहाँ डार्क ग्रुप के सब लोग सोए हुए थे। लेन छिपकर उनकी केव में जाती है। वहाँ बहुत सारा खाना था। वो अपनी रिंग में खाना एजो करने लगती है, लेकिन तभी जे अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। जोंग लेन के ऊपर कूद जाता है। लेन अपनी सोर निकालती है पर जे मैजिक से उसके हाथ बांध देता है। जे वहाँ से चला जाता है। जोंग लेन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी उसे केव के बाहर से कुछ आवाज आती है। वो बाहर चला जाता है। वहाँ उसके ग्रुप के लोग पड़े हुए थे।
तभी एक फिनिक्स जियोंग पर अटैक करती है जिससे उसकी बॉडी में आग लग जाती है। वो फिनिक्स जिये पर भी अटैक करती है पर उसके अटैक से बच जाता है, मगर डार्क ग्रुप के लोग उससे नहीं बच पाते और उसकी बॉडी में भी आग लग जाती है। वो सब मर जाते हैं। जियोचे केव से बाहर आता है, वो तेजी से लेन के पास जाता है। उसकी हालत काफी खराब थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। जियोचे लेन को साइड में बिठा देता है। जियोचे फिनिक्स डांस करके फायर फिनिक्स से जे पर अटैक करता है। जे अपनी ईगल की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है पर नहीं रोक पाता। जे और डार्क ग्रुप के लोग डरकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जियोचे डार्क ग्रुप के लोगों को फायर लोटस के बीच में फंसा देता है। इससे लेन को पता चल जाता है कि जियोचे ने ट्रायल पास कर लिया। जियोचे स्टार बर्निंग डीमन लोटस मुंह से उन पर अटैक करता है जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होता है। फिर हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं। जियोचे ट्रायल केव में बैठकर कल्टिवेशन कर रहा था। सोल कहती है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुमने फिनिक्स फ्लेम स्किल के 5 और 6 लेवल के कंटेंट्स को समझ लिया। तुम्हारे पास बहुत अच्छी फिजिकल स्ट्रेंथ और परसेप्शन है जिसकी मदद से तुम सभी लोगों को पीछे छोड़ सकते हो। जियोचे कहता है कि क्या फिनिक्स रेस यानी वंश के कर्ज को ठीक कर सकती है। सोल इसके लिए मान जाती है। फिर हम पर्जन का सीन देखते हैं। फिनिक्स विलेज के सब लोग केव से बाहर आ जाते हैं। जियोचे को देखकर चुआन कहता है कि फिनिक्स गॉड ने हमें बचाने के लिए जियोचे को फिनिक्स की पावर दी है। इससे सब लोग खुश होते हैं। फिर अगले दिन जियोचे फिनिक्स विलेज के लोगों से कहता है कि फिनिक्स सोल ने मुझे तुम्हारा कर्ज हटाने के लिए कहा है। जियोचे एक फिनिक्स से गाँव वालों के आसपास एक शील्ड बना देता है जिससे उनके सर से वो कर्ज हट जाता है। सब लोग इससे बहुत खुश होते हैं। जियोचे यूएस से कहता है कि अब तुम कल्टिवेशन करके अपने लोगों की रक्षा कर सकते हो। जियान भी लेन से आखिरी बार मिल लेती है। फिर जियोचे और लेन मिस्टिक बिस्ट जू पर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। रात को दोनों एक होटल में जाते हैं। जियोचे मैनेजर से 2 रूम के लिए कहता है, लेकिन जियोचे लेन के साथ एक ही रूम में रुकना चाहता था, इसीलिए वो चुपके से मैनेजर को अपना करेंसी कार्ड दिखाता है, जिसे देखकर मैनेजर जियोचे की बात समझ जाता है। वो कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रूम खाली है। लेन कहती है कि हम दूसरे होटल में चलते हैं। मैनेजर कहता है कि वहाँ 200 मील दूर तक कोई होटल नहीं है। वो इस तरह लेन को समझाने लगता है। जियोचे भी लेन को समझाता है तो लेन एक रूम में रुकने के लिए मान जाती है। दोनों रूम में चले जाते हैं। लेन बेड के बीच में एक पिलो रख देती है और कहती है कि तुम पिलो के इस तरफ मत आना। जियोचे कहता है कि अगर रात को तुम इस पिलो को पार करके मेरी तरफ आ गए तो क्या होगा। ये सुनकर लेन शर्मा जाती है और दूसरी तरफ मुँह करके सो जाती है। लेन सोचती है कि मैं एक आदमी के साथ सो रही हूँ, लेकिन जियोचे ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली, मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ। यह सोचकर लेन सो जाती है। सुबह जब लेन की नींद खुलती है तो जियोचे के ऊपर टांग रखकर सो रही थी। इससे लेन बहुत शर्मा जाती है। जियोचे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत मुश्किलों का सामना किया, मगर जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेन शर्मा कर उससे दूर चली जाती है। वो कहती है कि हमें जल्दी जाना होगा। दोनों वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। रात को फिर से दोनों एक होटल में जाते हैं। जियोचे इस बार भी करेंसी कार्ड देकर एक रूम लेता है। दोनों एक रूम में जाते हैं और बीच में पिलो रखकर सो जाते हैं। अगली सुबह फिर से लेन जियोचे के पास उठती है। दोनों जितने भी होटल में जाते हैं वहाँ जियोचे करेंसी कार्ड दिखा देता है, जिस वजह से सब होटल के मैनेजर कहते हैं कि बस एक ही रूम बचा है और यहाँ 200 मील तक दूसरा होटल नहीं है। इससे लेन काफी हैरान होती है। रात को लेन जाग रही थी पर फिर भी वो जियोचे के पास जाकर सो जाती है। दूसरे होटल में जियोचे बिना कार्ड दिखाए एक रूम के लिए कहता है। लेन भी इस बार कुछ नहीं कहती। दोनों रात को साथ में सो जाते हैं। फिर अब हम जियोचे और लेन को देखते हैं। दोनों किंगफिंग मिस्टिक पैलेस में आते हैं। उस पैलेस को देखकर जियोचे हैरान हो जाता है। लेन बताती है कि किंगफिंग मिस्टिक पैलेस रॉयल अथॉरिटी में काम करता है। यहाँ रिसोर्सेस मिस्टिक पावर के कल्टिवेशन की कंडीशन बहुत अच्छी है। इसके साथ यहाँ एम्पायर के फेमस मास्टर्स भी हैं, जिनकी वजह से किंगफिंग मिस्टिक पैलेस दूसरे पैलेस से अलग और अनोखा है। लेन जियोचे को अंदर लेकर जाती है। मॉली पूछती है कि क्या तुम सच में यहाँ रुकने वाले हो। जियोचे कहता है कि मेरा कल्टिवेशन करने के लिए ये जगह सबसे अच्छी है। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता हो तो बताओ। मॉली कहती है कि ये बहुत अच्छी जगह है। तभी लोटकिन लेन को बुला लेते हैं, जिस वजह से मॉली चुप हो जाती है। जियोचे लोटकिन के पास जाता है पर वो उस पर ध्यान नहीं देते और लेन के पास जाते हैं। वो लेन से कहते हैं कि जब आप अकेली जीनियो जियो ट्राइब में गई उसके बाद से हमें आपकी कोई खबर नहीं मिली। अच्छा हुआ आपने मैसेंजर जेट से मुझसे कांटेक्ट कर लिया, इसलिए मैं यहाँ आ गया। लेन पूछती है कि क्या तुमने मेरे डेट को बताया। लोटकिन कहते हैं कि आपके डेट की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मॉली पूछती है कि क्या अब भी तुम यहाँ रुकना चाहते हो।
जियोचे कहता है कि मुझे लेन पर पूरा ट्रस्ट है। तभी युआनबा वहाँ जाता है। वो जियोचे को उठाकर रोने लगता है। जियोचे उसे चुप कराते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो युआनबा के कान में कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे जियाजी मत कहा करो। युआनबा कहता है कि मैं आज के बाद से तुम्हें जीजाजी नहीं कहूँगा। मगर युआनबा उसे जीजाजी कहते हुए रोने लगता है। ये देखकर लेन हंसने लगती है। मुरोंग भी वहाँ आता है। वो लेन का हाथ पकड़ने लगता है पर लेन उसे अपना हाथ नहीं पकड़ने देती। इससे मुरोंग को बुरा लगता है। वो कहता है कि मैंने सुना था कि तुम 10,000 बिस्ट माउंटेन में गिर गई थी। मुझे तुम्हारी इतनी ज्यादा फिक्र हो रही थी जिस वजह से मैं खाना नहीं खा पाया। लेन कहती है कि इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर मैं ठीक हूँ। लेन लॉर्डकिन से कहती है कि कैंगफेंग पैलेस में जियोचे का ध्यान रखना। मैं अपने डेट से मिलने के लिए वापस जा रही हूँ। वो जियोचे से कहती है कि तुम अभी यहीं रुको, मैं अपना फैमिली मैटर ठीक करके तुमसे मिलने वापस आऊंगी। जियोचे लेन को पॉइजनस गन और बिस्ट रिपेलेंट इंसेंस देता है ताकि वो दुश्मनों से अपना बचाव कर सके। लेन अपनी रिंग में उन्हें जो कर लेती है और जियोचे का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर मुरोंग को बहुत गुस्सा आता है। लेन वहाँ से चली जाती है। मुरोंग गुस्से से जियोचे से कहता है कि उसका हाथ पकड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने इतने दिनों तक उसके साथ क्या किया? जियोचे कहता है कि एक लड़का और लड़की 1 महीने से साथ रह रहे थे। तुम कुछ समझ जाओ हमने क्या किया होगा। ये सुनकर लॉर्डकिन और युआनबा बहुत हैरान होते हैं और मुरोंग को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी शॉट एक्टिवेट करके जियोचे पर अटैक करता है, लेकिन जियोचे अपनी उंगलियों से उसकी शॉट पकड़ लेता है। इससे लॉर्डकिन को पता चल जाता है कि जियोचे एंटी फेज के लेवल 10 पर पहुंच गया है। जियोचे मुरोंग को पीछे कर देता है। मुरोंग फिर से उस पर अटैक करता है मगर जियोचे उसके अटैक से बच जाता है। लॉर्डकिन कहते हैं कि ये तो क्यूपिंग शॉट है। मिस्टिक पावर में मुरोंग जियोचे का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मिस्टिक टेक्निक में जियोचे उससे हार जाएगा। मुरोंग अपनी मल्टी शॉट फॉर्मेशन से जियोचे पर अटैक करता है, लेकिन जियोचे तेजी से मुंह करके उसकी शॉट से बच जाता है। वो तेजी से जाकर मुरोंग की शॉट को पकड़ लेता है। जियोचे कहता है कि सीनियर लेन की वजह से तुम भी मेरे सीनियर हो, इसलिए मैंने तुम्हें इतना वक्त दिया, वरना मैं 3 मुंह में तुम्हें हरा देता। मुरोंग अपनी पावर एक्टिवेट करने लगता है पर जियोचे उससे शॉट छुड़ाकर उसे नीचे गिरा देता है। जियोचे कहता है कि मेरे और लेन के बीच में जो भी हुआ है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम बस अपने काम से काम रखो। मुरोंग कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बस रुको और देखते जाओ। ये कहकर मुरोंग वहाँ से भाग जाता है। लॉर्डकिन कहते हैं कि तुम बहुत लापरवाह हो, तुम उसके कजन मुरोंग को नहीं जानते। वो मार्शल जेन बे का बेटा और इनर पैलेस का स्टूडेंट है। इससे युआनबा बहुत हैरान होता है। जियोचे इनर पैलेस के बारे में पूछता है। लॉर्डकिन बताते हैं कि कैंगफेंग मिस्टिक पैलेस 3 लेवल्स में बटा हुआ है, आउटर पैलेस, सेंट्रल पैलेस और इनर पैलेस। मुरोंग अपनी स्टेम की मदद से आउटर पैलेस में मिडिल लेवल पर है। वो सेंट्रल पैलेस की रैंक में सबसे नीचे होता है। उसके बाद रियल फेज के लेवल 3 की मिस्टिक पावर होनी चाहिए। जो लोग इनर पैलेस को ज्वाइन करते हैं वो दुनिया में रेयर जीनियस होते हैं। ऐसे टोटल 600 स्टूडेंट हैं। उनकी लिस्ट को तियानजुआन लिस्ट के नाम से जाना जाता है। इस लिस्ट में मुरोंग 73 रैंक पर है। युआनबा बताता है कि जो उस लिस्ट में सबसे नीचे रहते हैं वो रियल फेज के लेवल 8 पर होते हैं और टॉप 3 सोल फेज पर पहुंच चुके हैं। इससे जियोचे काफी हैरान था। लॉर्डकिन कहते हैं कि अगर मुरोंग ने तुम्हें मारने की कोशिश की तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जियोचे पूछता है कि मैं कैंगफेंग सेक्टर कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। लॉर्डकिन कहते हैं कि इस पैलेस के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अगर तुम पैलेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें मिस्टिक पावर टेस्ट और कॉम्बैट पावर टेस्ट पास करना होगा। मैंने सोचा था कि तुम्हारी मिस्टिक पावर आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है। आज पैलेस ज्वाइन करने के लिए नए स्टूडेंट्स का कॉम्बैट पावर टेस्ट होने वाला है। अगर तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया तो तुम आसानी से कैंगफेंग मिस्टिक पैलेस को ज्वाइन कर सकते हो। जियोचे कहता है क्या आप मेरी मदद करने वाले थे, तो क्या आप युआनबा को भी पैलेस ज्वाइन करवा सकते हैं? लॉर्डकिन को सोचकर पूछते हैं कि तुम्हारे और लेन के बीच में क्या चल रहा है। जियोचे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या आप लेन की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? क्या वो दूसरों से अपनी असलियत छुपा रही है? इससे लॉर्डकिन शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये सब बातें छोड़ो, मैं युआनबा को पैलेस ज्वाइन करवा दूंगा। यह सुनकर युआनबा बहुत खुश होता है और लॉर्डकिन को उठा लेता है। फिर जियोचे युआनबा के साथ पैलेस में जाता है। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट फाइट देख रहे थे। फेंगयू नाम का स्टूडेंट एक नए स्टूडेंट को मारकर आईना से बाहर गिरा देता है। जियोचे उसे चेक करता है। वो कहता है कि तुम बहुत बुरी तरह घायल हो, तुम्हारी 7 पसलियाँ टूट गई, तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स भी काफी घायल हो गए। जियोचे अपने मैजिक से उसका दर्द कम करता है। वो
उस स्टूडेंट से कहता है कि अब कुछ दिनों के लिए तुम अपनी मिस्टिक पावर का यूज मत करना और आराम करना। जियोचे फेंगयू से कहता है कि ये सिर्फ एक टेस्ट है, तुमने इसे इतनी बुरी तरह क्यों मारा। फेंगयू कहता है कि अगर तुम इतनी सी चोट को सहन नहीं कर सकते तो तुम कैंगफेंग पैलेस को ज्वाइन करने के लायक नहीं हो। युआनबा जियोचे को बताता है कि सेंट्रल पैलेस का स्टूडेंट फेंगयू है और ये मास्टर क्वी का फेवरेट स्टूडेंट भी है। ये आउटर पैलेस के स्टूडेंट को परेशान करता है। ये सुनकर जियोचे फेंगयू के सामने अरीना में चला जाता है। वो कहता है कि मेरा नाम जियोचे है, मैं भी नया कैंडिडेट हूँ, लेकिन मुझे अपनी पावर को कंट्रोल करना नहीं आता। अगर मैंने गलती से तुम्हें चोट पहुँचा दी तो क्या होगा। यह सुनकर फेंगयू हंसने लगता है। वो कहता है कि भले तुम मार डालो तो अभी तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम अपने 3 मुंह से मुझ पर अटैक करना, मैं बिना पीछे हटे उन्हें रोकूंगा। अगर मैं तुम्हारे मुंह को रोक नहीं पाऊँ या तुम्हें चोट लग जाए तो मैं हार मान लूंगा और हमेशा तुम्हारे सामने हैंड स्टैंड करते हुए चलूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम कैंगफेंग पैलेस को छोड़कर चले जाओगे और दोबारा कभी भी लौट कर नहीं आओगे। लॉर्ड किंग सिकोंग डू को लेकर वहाँ आते हैं। वो से कहते हैं कि जियोचे को फेंगयू के जाल में फंसने से रोको। तो सिकोंग अरीना में उन दोनों के बीच में चला जाता है। उसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि सिकोंग डू तियानजुआन लिस्ट में 39 रैंक पर था। उसे देखकर मास्टर की भी डर जाते हैं। सिकोंग फेंगयू से कहता है कि मैंने सुना था कि तुम बहुत बुरे और मतलबी हो, पर आज तुमने हद पार कर दी। तुम पैलेस के नए स्टूडेंट को पागल बनाकर उन्हें मारते हो, इससे हमारे पैलेस की बहुत बेइज्जती होती है। फेंगयू कुछ नहीं कहता और पीछे हो जाता है। सिकोंग जियोचे से कहता है कि फेंगयू ठीक सोइल विलेज से आया है, वो डिफेंस करने में बहुत अच्छा है। अगर तुम इसके डिफेंस को नहीं तोड़ पाए तो तुम्हारा ही अटैक ज्यादा पावरफुल होकर तुम पर ही अटैक करेगा, इससे तुम बहुत बुरी तरह घायल हो जाओगे। जियोचे कहता है कि आपकी मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं फेंगयू से कॉम्बैट फाइट करना चाहता हूँ। जियोचे फेंगयू से कहता है कि क्या तुम फाइट के लिए तैयार हो। इससे फेंगयू बहुत खुश होता है। यह सुनकर सिकोंग अरीना से बाहर चला जाता है। सब स्टूडेंट कहते हैं कि जियोचे पागल हो गया है, जो फेंगयू से फाइट कर रहा है वो बहुत घमंडी बन रहा है। जियोचे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। उसके ऑरा को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। जियोचे अटैक करने के लिए जाता है। फेंगयू एक शील्ड बनाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जियोचे के अटैक की वजह से शील्ड टूट जाती है। फेंगयू कहता है कि मैंने तुम्हें कम समझ लिया था, पर तुमने अपना बेस्ट मुंह अभी तक नहीं दिखाया। जियोचे पीछे होकर अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर सिकोंग हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि क्या फायर की मिस्टिक स्किल है। जियोचे अपने सेकंड मुंह से फेंगयू पर अटैक करता है। फेंगयू अपने 3 लेवल मिस्टिक स्किल से शील्ड बनाता है, लेकिन जियोचे शील्ड की 3 लेयर को तोड़कर फेंगयू को पंच मारता है, जिससे वो दूर हो जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। फेंगयू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुमने मेरी शील्ड को कैसे तोड़ दिया। जियोचे कोई जवाब नहीं देता और फिनिक्स फेदर्स को एक्टिवेट करके उन्हें लगता है। सिकोंग कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जियोचे लियोयुन जैसी छोटी सी सिटी में इतना पावरफुल बन गया। ये सीधा सेंट्रल पैलेस को ज्वाइन करने के लिए क्वालिफाइड है। जियोचे थर्ड मूव से फेंगयू पर अटैक करता है। फेंगयू फिर से अपनी 3 मिस्टिक स्किन को एक्टिवेट करता है। जियोचे शील्ड की 2 लेयर्स को आसानी से तोड़ देता है, पर तीसरी लेयर काफी मजबूत थी, जिस वजह से वो आसानी से नहीं टूटती। फेंगयू अपनी जुबान काटकर शील्ड पर खून थूक देता है, जिससे उसकी शील्ड काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सिकोंग कहता है कि ब्लडी मिस्टिक स्किन है। इस तरह फेंगयू अपनी जान खतरे में डाल रहा है। फेंगयू जियोचे से कहता है कि अब तुम कैंगफेंग मिस्टिक पैलेस में कभी नहीं आ पाओगे। फेंगयू का मैजिक जियोचे के हाथ पर जाने लगता है, लेकिन जियोचे अपने फॉलिंग मून एंड स्टार मुंह से उसकी शील्ड को तोड़ देता है, जिससे फेंगयू बहुत दूर जाकर गिरता है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर सब स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और युआनबा खुश होता है। लॉर्ड किंग कहते हैं कि प्रिंसेस केंगयू यानी लेन की आंखें बहुत तेज है, ये लड़का सच में असाधारण है। मास्टर की फेंगयू के पास जाता है। उसकी हालत देखकर वो जियोचे से कहता है कि ये सिर्फ एक टेस्ट था, पर तुमने इसे बहुत बुरी तरह से मारा। तुम कैंगफेंग पैलेस के स्टूडेंट बनने के लायक नहीं हो। जियोचे कहता है कि जब फेंगयू नए स्टूडेंट को मार रहा था तब आपको ये सब बातें याद नहीं आई, और जब मैंने इसे मारा तो आप टेस्ट के बारे में बातें कर रहे हैं। तभी मुरोंगयू का कजन मुरोंगी वहाँ आता है। वो गुस्से में जियोचे को ढूंढ रहा था। मुरोंगयू से कहता है कि जियोचे है और इसी ने मुझे परेशान किया था। मुरोंगी जियोचे से पूछता है कि क्या तुमने मेरे भाई को मारा था। वो हमें जवाब देता है। इससे गुस्सा होकर मुरोंगी जियोचे को मारने के लिए आता है, लेकिन सिकोंग अरीना में आकर उसे दूर कर देता है। सिकोंग कहता है कि यहाँ पर नए स्टूडेंट का टेस्ट होता है। जियोचे को चोट पहुँचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मुरोंगी कहता है कि इसने मेरे भाई को मारा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर सब लोग मुरोंगी का मजाक उड़ाने लगते हैं। सिकोंग कहता है कि दोनों अपनी
प्रॉब्लम ठीक कर लेंगे। तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुरोंगी कहता है कि अगर जियोचे खुद को 10 थप्पड़ मारकर मेरे भाई से माफी मांगेगा तो मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा। जियोचे कहता है कि मुझे थप्पड़ मारना नहीं आता, पहले तुम खुद को थप्पड़ मारकर मुझे सिखाओ। इससे मुरोंगी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी पावर विकेट कर लेता है। सिकोंग उसके सामने आकर अपनी पावर विकेट कर लेता है। ये देखकर स्टूडेंट कहते हैं कि तियानजॉन लिस्टिक है 73 रैंक वाले की फाइट 39 रैंक वाले से होने वाली है। इसे देखने में बहुत मजा आएगा। जियोचे सिकोंग से कहता है कि एक बार फिर से आपकी मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन ये सब मैंने किया है, मैं इसे संभाल लूंगा। जियोचे मुरोंगी से कहता है कि अगर तुम अपने भाई के साथ रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। यह सुनकर मुरोंगी जोर जोर से हंसने लगता है। जियोचे कहता है कि अगर 3 महीने बाद फाइट करे तो कैसा रहेगा। सिकोंग कहता है कि बेवकूफ मत बनो, 3 महीनों में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जियोचे उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि 3 महीने बाद में तुम्हें रूल्स के हिसाब से फाइट के लिए चैलेंज दूंगा। अगर मैं हार गया तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। यह सुनकर सभी स्टूडेंट कहते हैं कि जियोचे मुरोंगी को चैलेंज देकर बहुत बड़ी गलती कर ली। मुरोंगी सोचता है कि जियोचे इतना पावरफुल नहीं है कि वो मुझे हरा नहीं सकता, लेकिन ये घमंडी बहुत है, मुझे इसे सबक सिखाना होगा। मुरोंगी जियोचे का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। तभी कैंगफेंग मिस्टिक पैलेस के मास्टर वहाँ जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।